अब मेरा प्लान क्या, चैरिटेबल ट्रस्ट के क्वेश्चन करवाने। ओके, अब क्वेश्चंस के लिए ना, और ये पूरा लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, इट इज नॉट द ओल्ड वीडियो, इट्स अ फ्रेश रिकॉर्डिंग एप्लीकेबल फॉर May 26, September 26, Jan 27, और सीएमए का बच्चा है तो June 26, December 26। ओके, अब सी, सबसे पहले ना ट्रस्ट की इनकम कैलकुलेशन का फॉर्मेट है, और ये फॉर्मेट ही जोरदार है। ये फॉर्मेट अगर ढंग से फॉलो किया ना, 90% सम तो राइट ही हो जाएगा। तो सी, ट्रस्ट की इनकम कैलकुलेट करने का ये देखो, यहां से फॉर्मेट चालू हो रहा है, नेक्स्ट पेज देखना, ये तीसरे पेज तक जाएगा। ओके, तो सी, ब्रॉडली कुछ ऐसा है, ट्रस्ट की इनकम में ऐसा कोई हेडवाइज अरेंज करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी इनकम्स दी ना, लाइन से ऊपर लिख दो। लेकिन ऊपर जब इनकम्स लिखेंगे ना, खाली वही इनकम लिखना विच आर एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशंस। ट्रस्ट की कुछ कुछ इनकम्स ऐसी होती है ना विच आर नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, उसको स्टेटमेंट खत्म होने के बाद एंड में लिखना चाहिए। मतलब एक्चुअली स्टेटमेंट में ना तीन खांचे बनेंगे, अपर, बॉटम एंड द, सॉरी, अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड द बॉटम पार्ट। ऊपर सब इनकम्स आएगी जो जो एग्जेम्पशन के एलिजिबल है, फिर बाद में माइनस एग्जेम्पशंस करना है, फिर एंड में वापस से इनकमों को जोड़ना है, लेकिन वो इनकम है जिसके लिए एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। तो माइंड में ऐसा खाचा ही बना दो, तीन खाचे होंगे स्टेटमेंट के, ऊपर, बीच में और लास्ट में। तो सी, ऊपर कौन सी इनकम आएगी वो मैंने लिखा है। सी, ऊपर क्या क्या लिखना है वो कोई रटने की जरूरत नहीं है, वो तो क्वेश्चन देख के अपने को एक एक करके सब इनकम कॉपी करना है। लेकिन जनरली ट्रस्ट के सम में ये सब इनकम्स देते हैं। ओके, तो ये ऊपर वाला सेगमेंट है। फिर बाद में मैंने बीच में क्या बताया था, सब एग्जेम्पशंस लेस करना चाहिए, मिडल सेगमेंट है। और ये लास्ट में ना, वो सब इनकम्स को अलग से जोड़ना है जिसके लिए एग्जेम्पशन अपने को नहीं मिलता है। ओके, तो सी, सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, ये जनरली क्वेश्चन में देते हैं। फिर बिजनेस इनकम भी देंगे, लेकिन बिजनेस इनकम में चेक करना, इफ द बिजनेस इज इंसिडेंटल टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट एंड सेपरेट बुक्स मेंटेन की है तो ही उसको ऊपर लिखना। दैट मीन्स अगर वो बिजनेस इंसिडेंटल नहीं है, या फिर इंसिडेंटल है, उसका सेपरेट बुक्स नहीं मेंटेन किया है, तो वो इनकम को ऊपर मत लिखना। तो ऊपर लिख दिया ना तो उससे 15% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऊपर ना लिख के कहाँ लिखोगे, नीचे ऐड करके, ऐड नॉन इंसिडेंटल बिजनेस। फिर वो तो इंसिडेंटल बिजनेस भी नीचे लिखना पड़ सकता है अगर उसका सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं किया है। फिर बाद में क्वेश्चन में तीन तरह के डोनेशन मिलेंगे, कॉर्पस डोनेशन, अनोनिमस डोनेशन, अदर डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन का अमाउंट ऊपर लिखना ही मत, क्योंकि दे आर नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम, दे आर इन द नेचर ऑफ लाइबिलिटी। उसको डैश करना मतलब एक तरह से पूरा टैक्स फ्री हो गया। लेकिन उसमें शर्त है, इफ इन्वेस्टेड इन 11(5) सिक्योरिटीज, 11(5) में जो सिक्योरिटी उधर इन्वेस्टेड होना चाहिए तो ही इधर एग्जेम्पशन मिलेगा। बाई चांस क्वेश्चन में ऐसा था कॉर्पस मिला था, उसको इन्वेस्ट नहीं किया, इट इज अनइन्वेस्टेड, तो उसको ऊपर डैश करने के बदले नीचे लास्ट में ऐड करना पड़ेगा पूरा पूरा अमाउंट, यानी कि टैक्सेबल हो जाएगा। इफ द कॉर्पस इज नॉट इन्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11(5). प्रॉब्लम साइलेंट है तो अज्यूम कर लो कि कॉर्पस मिला है तो इन्वेस्ट ही किया होगा, तो उसको ऊपर डैश कर देना। ओके, फिर अनोनिमस डोनेशन में थोड़ा ऊपर लिखना है, थोड़ा नीचे लिखना है। सी, जो ऊपर आ रहा है उसकी खासियत क्या मालूम, उसको एग्जेम्पशंस मिलेंगे, और जो इनकम नीचे लिखनी पड़ेगी ना वो तो पूरी पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। और अनोनिमस में ऐसा है ना, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, कितना ऊपर लेंगे लिखेंगे, एक लिमिट है 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच इज हायर, उतने अमाउंट तो ऊपर लिखना है, बैलेंस अमाउंट नीचे आ जाएगा। ये देखो, एक्सेस अनोनिमस डोनेशन करके नीचे दिखाना पड़ेगा बैलेंस अमाउंट। ओके, और वो भी कब, अगर क्वेश्चन में फुल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट है तो। अगर ट्रस्ट रिलीजियस है, पार्टली फुल्ली, तो अनोनिमस डोनेशन को पूरा ही ऊपर लिखना है, पूरा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे नहीं, फुल अमाउंट ऊपर आ जाएगा। फिर बाकी सब डोनेशन का तो पूरा अमाउंट एज यूजुअल ऊपर लिख दो। फिर ट्रस्ट के पास अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो इट इज एग्जाम अंडर सेक्शन 10(1), तो उसको डैश करना। और कुछ 10 वाली इनकम है, जैसे अभी जो पेपर हुआ था Jan 26 का, उसमें इन लोग ने बोला था ट्रस्ट के पास कोई 10-15 में एग्जेम्प्ट होने वाला इंटरेस्ट इनकम है, ऐसा दिया था। तो कोई भी 10 वाली इनकम ट्रस्ट को मिलती है ना, उसको डैश मत करना, अमाउंट डालना। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम है तो डैश ही कर देना। तो दो तरह के 10 पाओगे, 10(1) एंड अदर्स। अदर 10 का अमाउंट लिख देना ऊपर, और 10(1) होगा तो डैश।
इट इज टोटली एग्जाम अंडर 10(1) एग्रीकल्चर इनकम। फिर और कोई भी इनकम सम में दिए तो लिख दो। उसी ये ऊपर वाला सेक्शन में रटने वाली चीज क्या है, कॉर्पस को डैश करना, एग्रीकल्चर इनकम को डैश करना, अनोनिमस का थोड़ा थोड़ा ऊपर लिखना है एंड थोड़ा थोड़ा नीचे लिखना है। बिजनेस भी इंसिडेंटल हुआ सेपरेट बुक से तो ही ऊपर लिखना है, नहीं तो नीचे लिखना है। फिर सारी इनकम को टोटल करके 15% एग्जेम्प्ट हो गया। फिर इसके बाद जो जो ट्रस्ट ने अप्लाई किया वो सब लेस करना है, और अप्लाइड का मतलब खर्च करना। अब वो अप्लाइड में क्या एक्चुअल पेमेंट होगा तो ही डिडक्शन मिलेगा, कोई चीज अगर आउटस्टैंडिंग है तो डिडक्शन नहीं मिलता है। और अप्लाइड मतलब ऐसे नहीं कि पब्लिक पे उड़ाना है, ट्रस्ट ने अपने ऑफिस के भी खर्चे किए, ऑफिस का रेंट वगैरह पे किया है, वो सभी अप्लाइड है, बट आउटस्टैंडिंग हुआ तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, इनकम अप्लाइड होनी चाहिए। अप्लाइड मतलब इनकम अप्लाइड। अगर लोन अप्लाइड है तो लेस करने नहीं मिलता है, क्योंकि द वर्ड अप्लाइड मीन्स इनकम अप्लाइड, और वैसे भी हमने इनकमों को ऊपर शामिल कर रखा है, तो इनकमों से कुछ अप्लाइड हुआ तो लेस। लेकिन लोन लेके अगर समाज सेवा किया तो लेस करने नहीं मिलेगा। फिर कॉर्पस लेके अगर समाज सेवा किया वो भी लेस करने नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉर्पस को इनकम में ही शामिल नहीं करते। तो याद रखना, इनकम अप्लाइड होनी चाहिए। लोन कॉर्पस अप्लाई किया तो डिडक्शन नहीं मिलता है। हाँ, जब वो लोन का रीपेमेंट होता है तब रीपेमेंट करने के लिए इनकम यूज हो रही है, बट लोन का रीपेमेंट भी विद इन 5 years होना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर व्हेन द लोन वाज यूज्ड। और लोन का यूज भी जो किया था ढंग से किया हुआ रहना चाहिए, तो विद इन 5 years रीपे करते, तब बोलेंगे इनकम अप्लाइड। सो लोन रीपेमेंट कैन बी क्लेम्ड एज अप्लाइड। फिर कॉर्पस री इन्वेस्टेड, कई बार अपने पास कॉर्पस आया हुआ पड़ा था, वो एफडी की तरह पड़ा था मस्त, लेकिन वो टूट फूट गया, उसको हम लोग वापस रीबिल्ड करते हैं, तो कॉर्पस को रीबिल्ड करने के लिए भी इनकम अप्लाइड होती है, वो भी लेस करने मिलेगा, कॉर्पस री इन्वेस्टेड। सी एक्चुअली अप्लाइड में क्या क्या आता है, रेवेन्यू खर्चे देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन रीपेमेंट, कॉर्पस रीबिल्ड करना, किसी दूसरी संस्था को डोनेशन करना भी अप्लाइड, लेकिन 85% का ही डिडक्शन मिलेगा, और वो भी दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस बोल के मत देना, नॉर्मल डोनेशन की तरह दो, और उसमें भी सामने वाला ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओके। फिर सेक्शन 40A 3 का भी इंपॉर्टेंस है कि अगर ट्रस्ट ने कुछ पैसा अप्लाई किया, टीडीएस काटे बगैर, तो 70% का ही डिडक्शन मिलेगा, 30% नॉट अलाउड। और 40A 3 कैश पेमेंट, ट्रस्ट ने कुछ इनकम अप्लाई की है लेकिन कैश में अप्लाई की एक्सीडिंग 10,000, तो लेस करने नहीं मिलेगा। फिर कभी कभी हम लोग इनकम अप्लाई नहीं किए, क्यों? क्योंकि अपने को पैसा मिला ही नहीं, इनकम आउटस्टैंडिंग थी। अब इनकम आउटस्टैंडिंग तो यूज कैसे करेंगे, तो भी लेस करने मिलेगा, प्रोवाइडेड हमने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया फॉर्म नंबर 9A भर के। और ऐसे फॉर्म 9A कब भरना पड़ता है, एटलीस्ट 2 months प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग द रिटर्न। लेकिन सीबीडीटी ने बोला है कि चलो भाई, ऐसे तो 2 महीना एडवांस में फॉर्म भरना पड़ता है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, लेकिन ट्रस्ट अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी फॉर्म जमा कर दी तो चला लेंगे। इस मामले में सीबीडीटी ने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, मतलब एक्ट में देखोगे तो 2 months प्रायर बोला है, प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, बट सीबीडीटी सेज इट्स ओके यार, फाइलिंग रिटर्न की ड्यू डेट तक भर दो। और फाइलिंग रिटर्न का ड्यू डेट अक्टूबर होता है, क्योंकि ट्रस्ट को अपना अकाउंट्स ऑडिट करवाना पड़ता है, और ऑडिट करवाएंगे तो ड्यू डेट 31 अक्टूबर। अक्टूबर तक फॉर्म 9A सबमिट कर दो, उसमें खाली बता दो कि हमको इनकम मिली नहीं ना, इसलिए हमने यूज नहीं की है, तो डीम टू बी अप्लाइड की तरह लेस हो जाए, इसको डीम्ड एप्लीकेशन। फिर कभी कभी इनकम अपने अप्लाई नहीं किए क्योंकि अपने को मिली तो है लेकिन लास्ट डे को मिली है, तो लास्ट डे को मिला तो हम लोग समाज सेवा पे खर्च कैसे करेंगे, तो वो भी जेन्यून रीजन है। तो ऐसा कोई जेन्यून रीजन है तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। अगेन यू टू इन्फॉर्म गवर्नमेंट इन फॉर्म 9A एटलीस्ट 2 months प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। लेकिन सब में ऐसा बोला ना कि ड्यू डेट तक इन्फॉर्म किया तो भी चलेगा एज पर सीबीडीटी। फिर इनकम अक्यूमुलेट किए फ्यूचर पर्पस के लिए, लेकिन फ्यूचर पर्पस के लिए अगर तुम पैसे इकट्ठे कर रहे हो तो उसमें कंडीशन क्या, फॉर्म 10 भरो, फॉर्म 10 में पर्पस लिखो और पीरियड भी बताओ, मैक्सिमम 5 साल का पीरियड मिलेगा। ओके। और जब तक वो पैसा यूज नहीं हो रहा है फॉर फ्यूचर पर्पस, तब तक वो इन्वेस्टेड होना चाहिए अंडर 11(5), और रिटर्न भी टाइम पे भरना चाहिए। रिटर्न लेट भरा ना तो अक्यूमुलेशन का डिडक्शन नहीं मिलता, रिटर्न शुड बी फाइल्ड ऑन टाइम। उसी ये सब चीज बताई हुई रिकैप जैसा है,
तो ये सब चीज लेस करने मिल जाएगी। तो सी ब्रॉडली है ना 5 एग्जेम्पशन होते हैं। 1 15% वाला, दूसरा अप्लाइड का, तीसरा डीम टू बी अप्लाइड बिकॉज नॉट रिसीव्ड, ये तीसरा हो गया। चौथा डीम टू बी अप्लाइड बिकॉज ऑफ अदर जेन्युइन रीजन। पांचवा अक्यूमुलेटेड का एग्जेम्पशन। ये 5 एग्जेम्पशंस को बोलते हैं एग्जेम्पशन अंडर 11 एंड 12। फिर एग्जेम्पशंस की कहानी खत्म होगी। अब उन सब इनकम को जोड़ दो जिसका एग्जेम्पशन जिसको नहीं मिलता है। उसमें नॉन इंसिडेंटल बिजनेस आ गया, फिर पुराना कोई पाप किया है, मीन्स पहले हमने बोला था अक्यूमुलेट करके हम लोग फ्यूचर में हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, तो पहले का एग्जेम्पशन विड्रॉ होता है ना, तो एग्जेम्पशन विड्रॉन भी इधर लिखना पड़ता है। फिर कॉर्पस को अनइन्वेस्टेड रखा तो भी इधर आएगा। एक्सेस अनोनिमस डोनेशन, लिटरली बताओ ना ये फॉर्मेट में जो है ना यही सब आता है, लिटरली बाहर कर दो ये। फिर लास्ट में जो इनकम आई ना उसके 3 खांचे बनेंगे। अड़िया वाली इनकम पे 30% टैक्स लगता है। अड़िया क्या होता है? इनकम, अड़िया का ये क्या, इनकम अक्यूमुलेट ढंग से नहीं की, मतलब फॉर्म 10 वेन भरा नहीं, ऐसे अक्यूमुलेट कर दिया, या फिर ढंग से किया होगा लेकिन उसको बाद में यूज नहीं किया, मिसयूज कर दिया, या फिर अक्यूमुलेटेड इनकम को इन्वेस्टेड रखा तो इट्स इजी टू रिमेन इन्वेस्टेड। फिर अड़िया का डी क्या है? डीम्ड एप्लीकेशन मस्ती। डीम्ड एप्लीकेशन हम लोग बोलते हैं हम लोग अभी तो नहीं बाद में यूज कर लेंगे, लेकिन बाद में यूज ही नहीं किया तो एग्जेम्पशन विड्रॉन, और विड्रॉ होता तो टैक्स 30% लगता है। आई फॉर अनइन्वेस्टेड, ट्रस्ट की इनकम अनइन्वेस्टेड रहती है, जैसे कॉर्पस शुड बी इन्वेस्टेड, लेकिन अनइन्वेस्टेड है तो ऐसी इनकम पे भी 30% टैक्स आता है। फिर अड़िया का ए, इनकम यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ एटीएस, ऑथर ट्रस्टी सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर, तो ये सब पे 30% टैक्स आता है। और एक्सेस अनोनिमस डोनेशन का भी 30%, बाकी सब में स्लैब रेट आता है। तो ये फॉर्मेट को माइंड में रखते हुए अब इसका सम सॉल्व करते हैं। अब देखो इसका सम सॉल्व करने का अपना टेक्नोलॉजी क्या है, रीड करो सम, और रीड करके ना इनकम को ऊपर डालना है कि नीचे डालना है वो लिखो। मतलब मैं 3 टाइप की मार्किंग करूंगा, ये देखो, या तो वो इनकम ऊपर लेनी होगी, या फिर वो इनकम नीचे लेनी होगी, या फिर अप्लाइड, डीम टू बी अप्लाइड, अक्यूमुलेटेड में उसका इफेक्ट आएगा। ओके, लेकिन वेट वन मोर थिंग, ये फॉर्मेट के साथ एक और चीज बता देता हूं, लुक हियर। ट्रस्ट को अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ता है? 11(5), और 11(5) में ये सारी इन्वेस्टमेंट्स कवर्ड है। इसका कीवर्ड है जीपीडी बायो, गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, याद करते हो? ये कई बार क्वेश्चन में लोग बोलते हैं कि हमने इन्वेस्ट तो किया है लेकिन इन जगहों में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो रॉन्ग माना जाता है। जैसे कॉर्पस शुड बी इन्वेस्टेड अंडर 11(5), तो 11(5) मतलब इधर इन्वेस्ट होना चाहिए। तो क्या क्या था? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, पब्लिक सेक्टर कंपनी का शेयर्स या पब्लिक सेक्टर कंपनी का डिपॉजिट्स। फिर डी, डिबेंचर्स, ऐसी कंपनी के जिसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने गारंटी किया है, कि हर जगह गवर्नमेंट का बैकिंग है। देखो ये तो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी भी गवर्नमेंट की होती है, और ये डिबेंचर को रिलायंस विलायंस जैसे नॉर्मल कंपनी का है, लेकिन उसका प्रिंसिपल गारंटीड बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का बैकिंग आ गया। फिर डिपॉजिट विद शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक भी गवर्नमेंट की होती है, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, बट एनबीएफसी नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो पैसा। फिर स्पेसिफाइड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स में पैसा डाल दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी अदर एज में भी नोटिफाइड, यहाँ इन्वेस्टेड होना चाहिए। और ये नॉलेज भी कई बार एग्जाम में टेस्ट करते हैं। अभी मैं सम सॉल्व करके बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन में देखो लास्ट लाइन में देखो क्या पूछा है, कंप्यूट दी टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट। तो क्वेश्चन में ये पूछा है और आंसर में क्या बनेगा, ऐसा एक फॉर्मेट से बनाना अपने को, इधर खाली क्रॉस 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 दिया, उसकी जगह पे अमाउंट आएगा। ओके, और सी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 1, इट्स अ मास्टर प्रॉब्लम। एक सम के अंदर सारे पॉइंट्स आ गए, एक सम के थ्रू अपना पूरा चैरिटेबल ट्रस्ट अच्छी तरह से हो जाएगा। ओके, तो पढ़ो क्या लिखा है, सेवा निकेतन, अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A(b), runs education institution engaged solely in education and a hospital for the treatment of persons suffering from mental disorder solely for philanthropic purpose, मतलब solely for charitable purpose। पता है एक्चुअली जो लोग सिर्फ हॉस्पिटल एजुकेशन गिरी करते हैं ना, उनकी इनकम तो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाती है।
कुछ मगजमारी भी नहीं है, इन्वेस्टेड होना चाहिए 15%, अप्लाइड अप्लाइड, विदाउट कंडीशन एग्जेम्पशन मिलता है। किसको? ये देखो, किसको किसको बोल, किसको? जो हॉस्पिटल गिरी करता है और एजुकेशन गिरी करता है, लेकिन फंडेड बाय गवर्नमेंट होना चाहिए, और फंडेड बाय गवर्नमेंट नहीं है तो एनुअल रिसीट्स 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा माहौल बन जाए ना, तो कुछ कंप्यूटेशन ही नहीं करना है, नोट लिखना है कि भाई इन लोग टोटली एग्जेम्प्ट है। कंप्यूटेशन तो कब करते हैं? जब तू यहां फिट ही नहीं हो रहा है, तब अपने को कंप्यूटेशन, जिसका मैंने फॉर्मेट सीखा है, वो ज्ञान यूज करना पड़ता है। लेकिन तू इधर फिट हो गया तो कंप्यूटेशन की आवश्यकता ही नहीं है। और मैं अभी इसकी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे सब में देख, हॉस्पिटल है, हम लोग एजुकेशन है, बड़ा कंडीशन क्या थी मालूम है? सोलली हॉस्पिटल गिरी कर और एजुकेशन गिरी कर, सोलली। और अपने वही कर रहे सोलली, देखो सोलली। लेकिन इन लोग की रिसीट्स देखो क्या है। पहले पॉइंट में रिसीट्स देख, 3.1 करोड़ एजुकेशन से आ गया, हॉस्पिटल से 3.4 करोड़, टोटल मार जरा 6.5 करोड़, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा है। तो इन लोग को ये 1023C का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। हाँ, फंडेड बाय गवर्नमेंट है तो मिल ही जाता, फिर तो चाहे 500 करोड़ का भी कलेक्शन हो तो भी मिलता है, फंडेड बाय गवर्नमेंट। लेकिन इस सब में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो मैं 5 करोड़ का मोहताज हूं, और 5 करोड़ से तो ज्यादा ही अपना रिसिट्स है ना, तो 1023C मिलेगा नहीं। और जनरली क्या, इन लोग सम सॉल्व करने का माहौल बना रहे हैं, तो 1023C में लाएंगे ही नहीं। तो 1023 में फिर सॉल्व नहीं करना पड़ता, नोट डालना पड़ता है, ये लोग एग्जेम्प्ट है। लेकिन एग्जामिनर क्या चाहता है कि तू सॉल्व कर। ओके, अब मुझे एक एक करके सबका इफेक्ट बताओ। अगर ऊपर लिखना है ना, तो हम लोग ऐसे मार्किंग करेंगे, इनकम ऊपर वाला एरो, इनकम को नीचे डालना है तो ऐसा मार्किंग कराऊंगा मैं। जब भी इनकम आएगी, ये कोड लैंग्वेज है मेरा, कोड लैंग्वेज। तो बताओ पहले क्या दिया है? टोटल रिसीट्स वाला इनकम है और नॉर्मल इनकम है। सब इनकम ऊपर ही लिखना है, लास्ट में लिखने वाली इनकमों को रट लो। कौन सी इनकम नीचे आती है बताओ? नॉन इंसिडेंटल बिजनेस, कोई एग्जेम्पशन विड्रॉन की बात हो रही है, कॉर्पस अनइन्वेस्टेड हुआ और एक्सेस, तो ही नीचे आएगा, बाकी सब इनकम ऊपर ही लिखना है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये तो नॉर्मल इनकम है ना। तो देखो मैंने मार्किंग कैसे की है, इनकम ऊपर वाला एरो। कि तुम लोग सम का तरीका देखो मैं कैसे हैंडल कर रहा हूं, क्योंकि तुम लोग को एग्जाम में वैसे ही करना है। तो ये इनकम को मैं ऊपर लिखूंगा, ऊपर। ओके, फिर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस इंक्लूडेड इन वन अबाउ, इसके अंदर घुसा के दिया वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब डोनेशन। डोनेशन आते ही मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए में? 3 तरह के डोनेशन होते हैं, कॉर्पस, अनोनिमस, नॉर्मल। कॉर्पस हुआ तो डैश करूंगा, प्रोवाइडेड इन्वेस्टेड अंडर 11.5। अनोनिमस है तो थोड़ा ऊपर लिखूंगा, थोड़ा नीचे लिखूंगा, और कोई डोनेशन तो पूरा ऊपर लिखूंगा। ओके, तो सी अपने सब में कौन से डोनेशन पढ़ो। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पब्लिक अमाउंटेड टू 105 लाख। दिस इंक्लूड्स कॉर्पस एंड अनोनिमस। ले, मतलब 3 प्रकार के डोनेशन होते, तीनों सब में आ गए। कॉर्पस भी है, अनोनिमस भी है, और वो 105 के अंदर शामिल है। तो 105 के अंदर और भी कुछ बचा तो अदर डोनेशन। तो टेल मी पहले इसका नोटिफिकेशन बताओ, इसको ऊपर लिखना, नीचे लिखना, कहां लिखना है? कॉर्पस को ऊपर डैश डालना है, अनोनिमस थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, सादा डोनेशन पूरा ऊपर। तो इधर देखो मैंने एक बार के लिए मार्किंग कैसा किया है, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि अनोनिमस तो थोड़ा ऊपर आएगा थोड़ा नीचे आएगा ना। कॉर्पस ऊपर डैश हो जाएगा, बाकी डोनेशन पूरे ऊपर। लेकिन जो भी है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, तो मार्किंग मैंने कैसे ऊपर नीचे दोनों एरो बनाए है ना। लेकिन अब ध्यान से पढ़ना, पहले तो इन लोग ने ना ये इंक्लूडेड लिखा है, मतलब ऊपर 3.4 करोड़ और 3.1 करोड़ दिया ना, उसमें से हटा दूंगा, क्योंकि मुझे डोनेशन सेपरेटली पेश करना अच्छा लगता है। तो इधर घुल मिल के दिया है ना, तो उसको हटा देंगे। तो अपना टोटल कितना है? ऊपर 3.4, 6.5 था ना,
उसमें से अपन 1.05 को हटा देंगे। 1.05 डोनेशंस की अमाउंट है ना, उसको अलग से दिखाएंगे, है ना। तो ऊपर देखो सॉल्यूशन में खाली 5.45 करोड़ ही दिखाएंगे, क्योंकि डोनेशंस को अपने सेपरेटली पेश करना चाहते हैं। अब देखो डोनेशन का इफेक्ट बताओ ना। कॉर्पस का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं दिया ना, कुछ बोला नहीं तो अज्यूम करो इन्वेस्टेड और डैश कर दो, कुछ नहीं दिया तो। लेकिन इस सम में भयंकर मगजमारी दी है कॉर्पस को लेके। पहले एक बार ऐसे भी तो सीख लो, खाली कॉर्पस बोल के छोड़ दिया तो मेरे सॉल्यूशन में उसको कैसे पेश करना है, डैश अज्यूमिंग इन्वेस्टेड, अजम्पशन का नोट भी डाल देंगे। लेकिन इस सम में देखो कुछ लफड़ा है, ध्यान से देखना। कॉर्पस ही मेन हीरो है अभी के पॉइंट का। ये देखो एक बार मैं ना कॉर्पस को बक्से में डाल देता हूँ। ये देखो 55 lakhs का कॉर्पस डोनेशन मिला है, और क्या लिखा, इट इज फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर ट्रस्ट। बिल्डिंग बनाने के लिए कोई कॉर्पस देके गया, बिल्डिंग बनाने के लिए। अब है ना एक काम करो, लुक हियर, मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं देखो। जो अंडरलाइन भी की हुई चीजें है ना, उस पर गौर किया जाए। यार तुम लोग भी रीड करोगे समझ जाएगा, लेकिन क्या अपने अभी तुमसे रीड कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ना यार। ये देखो ये 55 lakhs का मैंने ब्रेकअप दिया है, देखो टोटल मार के देख लेना, भरोसा ना हो तो। एक से मजा नहीं आया। करते टोटल देखो, टोटल कॉर्पस कितना है, 55 lakhs, और उसके ब्रेकअप में ऐड कर दो ये 30 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 20, टोटल 55 हो गया। अब अपने को देखना है 55 lakhs का यूटिलाइजेशन प्रॉपर है कि नहीं। मेरे मगज में क्या चल रहा है, बिल्डिंग के लिए बोला है, या तो बिल्डिंग ले ले या फिर इन्वेस्टेड रख। अगर वो किया तो मन में ठंड पड़ेगी एकदम, है ना, ठंडक आ जाएगी। तो ये देखो क्या किया है, ये देखो 30 lakhs का है ना, इन लोग कंप्यूटर खरीद लिया है। पढ़ो, पढ़ के तुम लोग सब इंग्लिश तो समझता है ना। ये देखो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26 कंप्यूटर परचेज फॉर 80 लाख, उसमें 30 लाख तो कॉर्पस इस्तेमाल किया। कंप्यूटर पाप हो गए। कॉर्पस देने वाला क्या बोल के दिया था, बिल्डिंग के लिए कॉर्पस, तो बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग, तो कंप्यूटर मतलब इज इट बिल्डिंग के कुछ और। तो कॉर्पस वेस्ट किया, कॉर्पस सत्यानाश कर दिया, तो ये गलत हुआ है। ओके, फिर 10 लाख को कहां डाला है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, इट इज अ वैलिड इन्वेस्टमेंट। ये देखो गुड बॉय, ये देखो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ चलता है, वेरी गुड। फिर 5 लाख कहां डाला है, कैनरा बैंक में एफडी बना है, वो भी चलेगा। कैनरा बैंक इज अ शेड्यूल्ड बैंक, तो शेड्यूल्ड बैंक में चाहे करंट अकाउंट खोलो, सेविंग्स अकाउंट, एफडी अकाउंट, जो खोलना है खोलो। फिर 10 लाख एनबीएफसी में डाला है। एनबीएफसी इज नॉट अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट। सेक्शन 11(5) मैंने तुमको पढ़वा दिया था, उसमें डिपॉजिट कहाँ करना है, शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस में। एनबीएफसी में डिपॉजिट किया तो गलत है। तो टेल मी, अपने को गुस्सा किस पे आया, ये 30 कंप्यूटर लेके सत्यानाश कर दिया, और एनबीएफसी में डाला और सत्यानाश कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस अनइन्वेस्टेड, वेस्टेड। और वेस्टेड कॉर्पस को नीचे इनकम की तरह दिखाए, नीचे। लेकिन कितना अमाउंट है, ये नीचे एरो देखो, नीचे नीचे जाएगा। ये कितना हो गया, 30 और 10, 40 लाख को नीचे दिखाना है। तो बचा के था 55 में से 40 का, तो 15, 15 को ऊपर डैश करके दिखाएंगे। अरे कॉर्पस का यही रूल है। फॉर्मेट रट लो, ये बहुत जोरदार फॉर्मेट है, सच्ची बता रहा हूं। कॉर्पस जो ढंग से यूज हुआ है ऊपर डैश होगा, और जो कॉर्पस सत्यानाश हुआ है नीचे ऐड होगा।
तो अपने क्वेश्चन में फाइनली क्या आएगा, 55 के कॉर्पस में से नीचे 40 लाख आ जाएगा, है ना। वो 30 का कंप्यूटर और 10 का एनबीएफसी 40, और बचा कितना 15। वो 15 मन में रख, लेकिन लिखना इधर डैश है क्योंकि वो प्रॉपरली इन्वेस्टेड हो गया। ओके, तो ये कॉर्पस का इफेक्ट हो गया। सारे डोनेशन को सल्टाओ, 105 लाख में से कॉर्पस का इफेक्ट बता दिया। और कौन से डोनेशन, अनोनिमस, अनोनिमस 20 लाख है, तो ये देख 20 लाख के दो टुकड़े होंगे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। अब थोड़ा ऊपर मतलब 5% ऑफ टोटल डोनेशन, टोटल 5% ऑफ टोटल। तो टोटल कितना अपना 105 लाख है, तो उस पूरे का 5% निकालो, कितना आता है 105 लाख का 5%, 5.25 lakhs, कंपेयर विद 1 लाख विच इज हाई 5.25 lakhs। तो 20 लाख के अनोनिमस में से 5.25 जितना ऊपर, बाकी का नीचे। तो इधर बताओ इधर कितने तक आएगा, 5.25 जितना। ये तो चलो सॉल्यूशन में दिखा दे, तो ये देखो 5.25 जितना ऊपर आ जाएगा। बचा कितना, टोटल 20 लाख का अनोनिमस था ना, इतना ऊपर आ गया, तो बचा कितना 14,75,000 था, वो लास्ट में दिखेगा, देखो देख ही लो। तो अनोनिमस हो गया। फिर और क्या डोनेशन है, 105 में से 55 का कॉर्पस डिस्कस हो गया, 20 अनोनिमस हो गया, बचा कितना 105 माइनस 55 माइनस 20, और कितना बचा, कैलकुलेटर रेडी रखो ना यार, 30 लाख। ये साधारण डोनेशन है, और साधारण डोनेशन का इफेक्ट कैसे आता है, ऊपर नॉर्मल पूरा अमाउंट लिख दो। कितना था अमाउंट, 30 था ना, दे दो 30 दिखेगा, देखो देखो दिख जाएगा इधर, ये दो 30 लाख नॉर्मल डोनेशन। ओके, तो डोनेशंस की एंट्री हो गई। फिर थर्ड पॉइंट पढ़ो क्या है, ड्यूरिंग द ईयर 25-26 कंप्यूटर परचेस्ड। ठीक, कभी भी कोई खर्चे की बात करे ना, तो देखो दिमाग में ये आना चाहिए, क्या, अप्लाइड। लेकिन अप्लाइड के कुछ उसूल है, वो ध्यान में रखना, ये जो मैंने पढ़ाए थे तुमको। ओके, तो सी अप्लाइड का, टेल मी, कंप्यूटर लेते चलता है ना, ट्रस्ट की ऑफिस होती है, ऑफिस के भी खर्चे अप्लाइड ही माने जाते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, मैंने इधर पता स्ट्रेस करके क्या बोला, अप्लाइड मतलब इनकम अप्लाइड, इनकम अप्लाइड होगी तो लेस होगा। लेकिन इधर देखो क्या हुआ है, 30 लाख के लिए तो कॉर्पस अप्लाइड, 25 लाख के लिए लोन अप्लाइड। ना तो कॉर्पस मेरी इनकम है, ना लोन मेरा इनकम है। और जब इनकम अप्लाई करेंगे तो माइनस करने का बात होता है, लेकिन ये तो कॉर्पस और लोन कहाँ आता है, बैलेंस शीट में। तो इसको अप्लाइड का कैरेक्टर नहीं मिलेगा। देखो मैंने अप्लाइड लिख के क्या किया, उधर चौकड़ी मारा हुआ है। लेकिन ये 25 लाख वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से कंप्यूटर खरीदा है, इसको बोलेंगे इनकम अप्लाइड। मैं स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सी अप्लाइड मतलब कुछ भी अप्लाइड नहीं, इनकम अप्लाई होगा तो लेस होगा, और इनकम वाला गुण इसमें है, तो ये अप्लाइड के लिए एलिजिबल है। तो कितना था 25 लाख ना, तो ये 25 लाख लेस करने मिलेगा। ओके, और इन दोनों को लेस करने नहीं मिलेगा। तो फाइनली पॉइंट नंबर 3 का इफेक्ट क्या आया, जब हम लोग अप्लाइड 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 लेस करेंगे ना, तो कितना करेंगे, खाली 25 लाख, है ना। फिर ये तो पॉइंट पढ़ ही लिया हमने, कॉर्पस का ही ब्रेकअप था ना यार। पांचवा पॉइंट पढ़ो, रीपेड लोन। सी जब लोन रीपे करती है ना ट्रस्ट, इनकम से करती है, तब बात होती है इनकम अप्लाइड। और रीपेमेंट में दो चीज चेक करना चाहिए, एक तो हमने जो जब लोन लिया था सही ढंग से यूज किया था चैरिटी के लिए, और उसका रीपेमेंट शुड बी विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर व्हेन द लोन वाज यूज्ड। तो टेल मी हियर, व्हेन वाज द लोन यूज्ड, 21-22, तो इसके एंड ऑफ द ईयर से 5 साल में रिपेमेंट होना चाहिए। तो इसका 5 साल तो 31 मार्च 27 को खत्म होगा, और हम तो 25-26 में ही है,
तो रीपेमेंट इज विद इन 5 years, गुड। और उस वक्त जब लोन इस्तेमाल हुआ था ना, ढंग से यूज किया हुआ रहना चाहिए। उस वक्त हमने क्या किया था, फर्नीचर लिया था, तो मान लेंगे चलो ट्रस्ट ने अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर लिया होगा, इट वॉज अ चैरिटेबल वर्क, तो दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। रीपेमेंट ऑल्सो हैपनिंग विद इन 5 years, इसको अप्लाइड में लेस करेंगे। और ये अप्लाइड के लिए क्वालिफाई क्यों हो रहा है, क्यों रीपेमेंट हमारी इनकम से करते हैं ना, तो इनकम अप्लाइड। फिर छठा पॉइंट पढ़ो, कॉर्पस फंड ऑफ 7 लाख एंड 5 लाख यूटिलाइज फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग 20 to 23 एंड 23-24 रिस्पेक्टिवली। ये नया वाला कॉर्पस है कि पुराना वाला है? पुरासी नया कॉर्पस तो अभी अभी मिला है, और उसकी तो डिटेलिंग हमने पढ़ भी ली। अरे नया कॉर्पस तो 25-26 है ना, ये क्या बोल रहे हैं, पहले भी एक कॉर्पस मिला था, एक जो 22-23 में यूज हो गया, दूसरा 23-24 में यूज हो गया। ये पुराने कॉर्पस की कहानी है, एक 7 लाख का था, एक 5 लाख का था, मतलब उनका कॉर्पस यूज यूज हो गया है। अब क्या कर रहे हैं, दे आर डिपॉजिटिंग बैक इन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। ट्रस्ट लोग क्या करते हैं, कॉर्पस का बड़ा अमाउंट आया वो अगर खर्च हो जाता है ना, तो उन लोग उसको वापस रीबिल्ड करते हैं। एंड रीबिल्डिंग शुड हैपन विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर व्हेन द कॉर्पस वाज यूज्ड। तो ईयर व्हेन वाज द कॉर्पस यूज्ड, वन वाज यूज्ड इन 22-23, इसका 5 साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 28। और ये कब यूज हो चुका था, 23-24, 24 से 5 साल कब, 29। तो हमने 5 साल के अंदर ही टूटा फूटा कॉर्पस रीबिल्ड कर दिया, और कॉर्पस रीबिल्ड अपनी इनकमों से होता है, तो इसको बोलेंगे इनकम अप्लाइड। तो ये लेस होगा क्योंकि विद इन 5 years हो रहा है। टेल मी, अगर ये साल को बेस लेके 5 साल बीत चुके होते तो इसको लेस करने नहीं मिलेगा। अरे ये लेस की बात क्यों, क्योंकि डिपॉजिट किया ना कॉर्पस में, कॉर्पस खाली हो गया था, तो डिपॉजिट करने के लिए अपनी इनकम ही अप्लाई हो रही है ना, और ये अप्लाइड में ले पा रहा हूं क्योंकि विद इन 5 years ही हो रहा है। 5 years कहां से गिनना चाहिए, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर व्हेन द कॉर्पस वाज यूज्ड। तो इन शॉर्ट अप्लाइड में क्या क्या आ गया अभी तक, जो हमने कंप्यूटर खरीदे थे 25 लाख के, ये काउंट होगा। फिर लोन रीपेमेंट, कॉर्पस को रीबिल्ड किया, ये सब अप्लाइड में आएगा। मैंने तुमको फॉर्मेट में पहले ही बता दिया था, देखो अप्लाइड में क्या क्या आता है, लोन रीपेमेंट आता है, कॉर्पस री इन्वेस्टेड, सब आता ही है ना। फिर 7वां पॉइंट देखो, पेमेंट ऑफ 7 lakhs, सॉरी, पेमेंट ऑफ 4 lakhs टू कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग 24-25, TDS on the same has been deducted and deposited in December 25। पता है टीडीएस का रूल क्या है, टीडीएस काटो तो उस साल में, लेकिन डिपॉजिट करना अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। तो अगर इस साल का टीडीएस है तो इसे डिपॉजिट कब करना चाहिए था, इस साल की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। और इस साल की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या, 31 अक्टूबर 2025। अगर 31 अक्टूबर 2025 को टीडीएस डिपॉजिट कर दिया होता ना, तो 24-25 में ही डिडक्शन मिल गया होता। लेकिन इन लोग ने कब किया डिपॉजिट, दिसंबर 25, मतलब गए साल के एंगल से ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के बाद हुआ था, तो गए साल 30% डिसअलाउड हुआ था, वही 30% अभी अलाउड हो जाएगा। अभी मतलब अपना साल 25-26 है ना, तो इसका 30% कितना होता है, 4 लाख का 30% 1,20,000, ये अभी अपने को अप्लाइड में लेने मिलेगा। कितना, खाली 30%। जो 70% तो गए साल ही अप्लाइड में दिखा दिया था ना, अभी खाली 30%। और 30% डिफर क्यों हुआ, क्यों गए साल टीडीएस मस्ती कर दिया था हमने। फिर प्रोफेशनल फीस क्रॉस चेक से भरा नहीं चलता, एनी पेमेंट अबाउट 10,000 अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या ईसीएस से होना चाहिए, तो क्रॉस चेक नहीं चलेगा। तो ये पेमेंट जरूरी है, लेकिन इसको अप्लाइड नहीं माना जाएगा। एक से अप्लाइड इधर क्रॉस किया ना, एक से ना, स्क्रीन कट रहा था।
तो ये अप्लाइड में नहीं आएगा बिकॉज क्रॉस चेक है। फिर इनकम ऑफ 12 लाख वुड नॉट बी अप्लाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-20 ड्यू टू जेन्यून रीजन एंड ट्रस्ट हैज फिल्ड फॉर्म 9A। इसको क्या बोलते हैं, अप्लाई तो नहीं हुआ लेकिन डीम टू बी अप्लाइड। लेकिन फॉर्म 9A कब तक भरना पड़ता है, एटलीस्ट 2 months प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। लेकिन एज पर सीबीडीटी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भरा तो भी चलेगा। और हमने कब भरा था, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तो चलेगा, ये काउंट हो जाएगा। काउंट होगा मतलब ये डीम टू बी अप्लाइड माना जाएगा। डीम टू बी अप्लाइड अपने फॉर्मेट में किधर आएगा, ये देख डीम्ड एप्लीकेशन में आ जाएगा ना इधर। फिर इनकम ऑफ 7 lakhs वॉज अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रस्टी सन। टेल मी ये पब्लिकली यूज किया कि एटीएस के लिए, अपना कीवर्ड था ना एटीएस, ऑथर ट्रस्टी सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर, तो उनके लिए पैसा यूज किया तो अप्लाइड में लेस करने नहीं मिलेगा। तो इधर देखो मैंने क्या लिखा, अप्लाइड क्रॉस किया मतलब अप्लाइड में मत लेस करना। हम लोग स्टेटमेंट में दिखा जरूर देंगे लेकिन अमाउंट में नील डालेंगे, नील। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस ड्यूरिंग 25-26 240 लाख, उसमें से 8 लाख आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग भी नहीं चलेगा, पेड होना चाहिए। तो इसमें से पेड कितना है 232 तो अप्लाइड में खाली 232 lakhs आएगा। फिर अक्वायर्ड अ बिल्डिंग फॉर 80 lakhs, ये ध्यान से देखना, हमने एक बिल्डिंग खरीदी है फॉर एक्सपांशन ऑफ हॉस्पिटल, कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडेड देयर इन इज 50 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज 210 लाख। इधर फील कर, मैं इधर देखो मैं ट्रस्ट हूं, उसको 210 लाख की प्रॉपर्टी 80 में पड़ी। अरे कभी भी कोई प्रॉपर्टी सस्ते में पड़े ना, दैट सस्तापन इज गिफ्ट। फील करिए 210 की चीज है, 210 की चीज, इसका मुझे 80 देना पड़ रहा है, तो व्हाट इज द सस्तापन, डिफरेंस निकालना। 210 वाली चीज का 80 देना पड़ा, व्हाट इज सस्तापन 130 lakhs। और जो सस्तापन होता है ना वो गिफ्ट होता है, और गिफ्ट में रूल है 50,000 के ऊपर हुआ तो टैक्सेबल होता है। लेकिन गिफ्ट प्रोविजन जो है ना मोर देन 50,000 टैक्सेबल होता है। इट्स नॉट एप्लीकेबल टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट। तो चैरिटेबल ट्रस्ट को फोकट में मिलना, सस्ते में मिलना बहुत ही स्वाभाविक है। ये ही भिखारी ऐसा जीवन जी रहे, इनको फोकट में ही आते रहता है, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इनको तो सब फ्री में ही आता है ना। फ्री में डोनेशन देने वाले क्या करते, फ्री में तो देते। तो ट्रस्ट लोगों को फ्री में आना, सस्ते में आना, इट्स नेचुरल। इसमें गिफ्ट का हवा मचा के टैक्सेबल नहीं करते। सी इन लोग ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्यों दिया था, ताकि इधर गिफ्ट का इम्पैक्ट आए। लेकिन अपने को नॉलेज है कि ट्रस्ट को गिफ्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। टेल मी, ट्रस्ट की जगह अगर कोई नॉर्मल मनुष्य होता तो 210 माइनस 80 डिफरेंस कितना है, 130 लाख का गिफ्ट के नाम पर टैक्सेबिलिटी आ जाता। लेकिन इन लोग के लिए नहीं आएगा। तो क्या करना क्या है फिर इसका, 80 लाख की बिल्डिंग ली, अप्लाइड, अप्लाइड में आता ही है। देखो अप्लाइड में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो आते हैं, इसको अप्लाइड की तरह दिखा दें कितना 80 लाख। लैंड का अमाउंट इसी में घुसा हुआ है, बोला था इधर देखो। तो ये सिंपल सादा अप्लाइड है, एंड एचडीबी इग्नोर। फिर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम ऑफ 24-25 मीन्स लास्ट ईयर हमने ओवर अप्लाई कर दिया था, तो लास्ट ईयर का ओवर अप्लाइड इस साल में सेट ऑफ कर नहीं सकते। तो इधर देखो मैंने चौकड़ी मार के रखा है, ये सब थियरी में कवर हुआ ही है ना। फिर अमाउंट पेड टू अनदर ट्रस्ट बाय वे ऑफ डोनेशन, रूल क्या है इसका, दूसरी संस्था को डोनेशन देंगे तो वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड डोंट गिव एट कॉर्पस, डोंट गिव एस कॉर्पस, तो फिर डिडक्शन मिलेगा बट 85% का ही। तो सी इधर हमने 80 लाख, सॉरी गलती से निकला, 10 लाख डोनेशन दिया, लेकिन उसमें 2 लाख तो कॉर्पस बोल के दिया है। सी कॉर्पस बोल के दिया तो सामने वाला ट्रस्ट भी अपने कंप्यूटेशन में डैश दिखाएगा, तो वो डैश दिखाएगा तो मुझे लेस नहीं करने मिलेगा। तो 8 लाख
सॉरी 2 लाख को छोड़ दो, बचा कितना? 8 लाख। 8 लाख का भी 85% लेस करने मिलेगा, बट ये भी अप्लाइड में जाएगा, लेकिन नॉट 10 लाख, 8 लाख का 85%। फिर 6 lakhs being set apart in 24-25 for charitable purpose under 11(2). See, 11(2) is a section for accumulation. ये जो होता है ना, देखो ट्रस्ट लोग अपनी इनकम अक्यूमुलेट करती है, इसके लिए फॉर्म 10 भरना पड़ता है, उसका टेक्निकली सेक्शन 11(2) है। ओके, तो इन लोगों ने क्या बोला है कि हमने कुछ सेट अपार्ट किया था, मतलब अक्यूमुलेट किया था गए साल, उसको यूज कर दिया। अभी कैसे यूज किया? डोनेशन देके लो सत्यानाश कर दिया। सी, जब हम अक्यूमुलेट करते हैं ना, तो गवर्नमेंट भी उम्मीद रखती है कि भाई पैसे इकट्ठे करे, कोई बड़ी स्कूल बनेगी, हॉस्पिटल बनेगी, लेकिन तुमने तो सपनों पे पानी फेर दिया, इकट्ठा कर करके बाद में जाके डोनेट कर दिया। अरे डोनेट ही करना था तो पहले ही डोनेट कर देते। तो अक्यूमुलेटेड इनकम को डोनेट करना मतलब यू मिसयूज्ड, और मिसयूज की पड़ेगी चमाट। मतलब पहले जो माफा गया था अब वो टैक्स आ जाएगा। पहले क्यों बोल रहा? अरे 24-25 की कहानी है। 24-25 में गवर्नमेंट ने उसको एग्जाम कर दिया था, अक्यूमुलेट किया ना एग्जाम, तो पहले जो माफा गया था अभी टैक्स आ जाएगा। इसको बोलते हैं एग्जेम्पशन विड्रॉन। और एग्जेम्पशन विड्रॉन हम कहां दिखाते हैं? एंड में। इनकम स्टेटमेंट में ऊपर आएगा कि नीचे? नीचे। और जो नीचे आएगा उसकी निशानी क्या है? इनकम एरो डाउन, नीचे दिखाना है। फिर 90 लाख का ताजा अक्यूमुलेशन है। ये ताजा कैसे मालूम पड़ेगा? देखो, अक्यूमुलेटेड फॉर फ्यूचर चैरिटेबल पर्पस, फॉर्म 10 सबमिट भी किया है, लेकिन कब सबमिट किया था? 24 अक्टूबर। एक्चुअली रूल क्या है में, एटलीस्ट 2 मंथ्स प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न करना चाहिए, जो कि 31 अगस्त आता है, 2 मंथ्स प्रायर देखे तो। लेकिन सीबीडीटी ने बोला है चलो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तभी फॉर्म 10 सबमिट किया तो चलेगा। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये नहीं, ये अप्लाइड नहीं, अक्यूमुलेटेड में इसका डिडक्शन आएगा। इसकी एग्जैक्ट जगह क्या है? अक्यूमुलेटेड में इसका डिडक्शन आएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा, अक्यूमुलेटेड, बट अज्यूमिंग दिस इनकम हैज बीन इन्वेस्टेड प्रॉपरली। फॉर्म 10 भरा है वो तो बोला है, अरे अक्यूमुलेटेड अक्यूमुलेशन कंडीशन क्या है बताओ? फॉर्म 10 भरो, इन्वेस्ट करके रखो, रिटर्न भी टाइम पे भरो। फॉर्म 10 का बोला है, बाकी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बाकी कंडीशन भी फुलफिल हुई है। तो ये हो गया। फिर कंप्यूट दी टोटल इनकम। अब क्या करेंगे सुनो, अपने आंसर में 3 खांचे बनेंगे। ऊपर लिखने वाली इनकम, फिर लेस 15% लेस अप्लाइड अप्लाइड वो सब, फिर नीचे लिखने वाली इनकम। तो बताओ, ऊपर लिखने वाली इनकम गिन के बताओ, गिन गिन के बता दो ना, काउंट करो। ऊपर लिखने वाले एक ये था, दूसरा इसमें से भी कुछ था, है ना? फिर और क्या था? ऊपर लिखने वाला कुछ था क्या? इनकम का एरो देखो ना, इनकम का एरो, बस ये तो नीचे लिखना है। अरे मैंने आई एरो ऊपर लिखा है ना। तो 2 ही आइटम थी, एक ये और एक ये। तो बस ये देख लो, फटाफट देख लो एक बार। एक तो वो था जो मेन रिसीट था, और डोनेशन, दूसरी डोनेशन चीज थी। डोनेशन में कॉर्पस को डैश कर दिया। ये डैश वो 15 लाख वाला जो ढंग से इन्वेस्टेड था। 40 लाख वाला कॉर्पस को तो चमाट पड़ा है एंड में डाल के, वो एंड में दिखाया था ना, देखो। फिर अनोनिमस सब पहले ही बताया, थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे बैठा है, और ये जनरल डोनेशन है सब। ओके, तो ये सब इनकम्स आ गई। फिर टोटल करके 15% एग्जाम। फिर बाद में क्या आएगा? लेस अप्लाइड अप्लाइड अप्लाइड। तो अपने क्वेश्चन में अप्लाइड कितने हैं? ढूंढो अप्लाइड। एक ये था अप्लाइड एक, जी नहीं, एक अप्लाइड है, और ये दूसरा अप्लाइड है, ये भी तीसरा भी अप्लाइड है, चौथा भी अप्लाइड है ना? ये अप्लाइड में काउंट नहीं करना है। 4 आइटम मिले अप्लाइड अप्लाइड। हाँ, ये 5वीं आइटम ये भी अप्लाइड में आएगा, ये भी अप्लाइड में आएगा, छठा आइटम ये भी अप्लाइड में आएगा, 7वां आइटम। तो 7 अप्लाइड वाले अमाउंट मिलने चाहिए, 7। ओके, ये देखो, 1 2, ये मैंने
एक ही गिन लिया था आपने, हाँ पहले कॉर्पस का अपने गिन रहे थे ना 7 आइटम, उसमें कॉर्पस को साथ में गिना था। तो 1 2 3 4 5 6 7। नहीं इन शॉर्ट मैं गिन के क्यों बता रहा हूँ, मतलब जस्ट टू शो के नथिंग स्पेशल। जो जो मैंने अप्लाइड लिखा था उसको सिस्टमेटिकली लाइन से लिख दिया है। और जो अप्लाइड करके चौकड़ी मारा था, देखो ये देखो कहीं कहीं बोला था ये अप्लाइड में नहीं आएगा नहीं आएगा, उसकी भी एंट्री पास की लेकिन डैश करके दिखाया ऐसे। ओके, फिर फॉर्मेट के हिसाब से जाओ ना, अप्लाइड के बाद क्या आता है, डीम टू बी अप्लाइड जैसा कुछ है। वो था अपने सम में एक, इधर था अपने सम में डीम टू बी अप्लाइड, ये था इधर ड्यू टू जेन्यून रीजन अप्लाई नहीं कर पाए, एक था ना ये डीम टू बी अप्लाइड बोलते हैं एक्शन। तो ये इधर आ जाएगा डीम टू बी अप्लाइड, 12 लाख था। फिर डीम टू बी अप्लाइड के बाद क्या आता है, अक्यूमुलेटेड आता है, इस साल का ताजा अक्यूमुलेशन, वो भी सम में था। ये रहा देखो अक्यूमुलेशन कितना था, 90 लाख। तो ये भी अक्यूमुलेशन में दिख जाएगा 90 लाख। मीन्स मैं पूरा फॉर्मेट को ही फॉलो कर रहा हूं, ये फॉर्मेट रटा हुआ रहना चाहिए। फिर अक्यूमुलेशन तक लेस हो गया, फिर इसके बाद क्या करते हैं, 4 चीजें सब में से ढूंढ के कॉपी करो। कोई नॉन इंसिडेंटल बिजनेस हुआ तो नहीं था अपने सब में, पास्ट एग्जेम्पशन विड्रॉन हुआ है, पहले अक्यूमुलेट करके रखा था, इस साल डोनेट करके सत्यानाश कर दिया। वो कौन सा था पास्ट एग्जेम्पशन विड्रॉन, ये देखो ये था ना ये 6 लाख हमने 24-25 में अक्यूमुलेट किया था, लेकिन उसको डोनेट करके खत्म कर दिया, तो ये नीचे आएगा, एक ही है। तो ये था कॉर्पस सत्यानाश किया, वो है, वो भी था 40 लाख। एक्सेस अनोनिमस वो सब तो देख लिया ना। तो देखो लास्ट में जनरली 4 चीज आती, अपने क्वेश्चन में ये 3 चीज थी, चौथी कौन सी नहीं थी, नॉन इंसिडेंटल बिजनेस इनकम अपने क्वेश्चन में नहीं था। तो बस ये आ गया टोटल इनकम। अब इस पे इन लोगों ने टैक्स कैलकुलेशन पूछा नहीं है, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन पूछा तो क्या करना पड़ता है, अड़िया वाली इनकम को ढूंढ के अलग कर दो, है ना। फिर अनोनिमस डोनेशन का 30%, बैलेंस पे स्लैब रेट। एक काम करो, मुझे अड़िया वाली इनकम ढूंढ के बताओ क्वेश्चन में। अपने क्वेश्चन में अगर अड़िया वाली इनकम होगी ना, तो सुन सुन करना क्या है, इस आंसर में देख जरा, इसके 3 खाचे बनेंगे। इसमें जो अड़िया वाला इनकम है उस पर 30%, एक्सेस अनोनिमस डोनेशन का भी 30%। एक्सेस अनोनिमस डोनेशन तो दिख रहा है सामने ही यार, 14,75,000, तो वो तो इसमें से अलग होगा ही। मेन बच्चों को दिक्कत क्या आती, ये कैसे ढूंढने का। तो अड़िया का फुल फॉर्म बताओ, ए फॉर अक्यूमुलेट ढंग से नहीं किया, या फिर पहले कभी ढंग से किया था अभी सत्यानाश कर दिया। 2 चीज है अड़िया की, ए के अंदर भी 2 चीज है। तो पहले चेक करो, इस साल अक्यूमुलेट ढंग से नहीं किया ऐसा है, एक से नहीं, इस साल अक्यूमुलेट कैसे किया था, इस साल नहीं, अक्यूमुलेशन इस साल का यही है ना, वो कॉर्पस है। अक्यूमुलेशन मीन जिसके लिए फॉर्म 10 वगैरह भरते, कॉर्पस को बर्बाद किया है वो तो गलत है ना, वो दूसरी चीज है ना। अड़िया में ये क्या है बताओ, अक्यूमुलेशन मस्ती। अक्यूमुलेशन मतलब हम लोग ट्रस्ट बोलती है ना कि हम लोग पैसे इकट्ठे करें, फ्यूचर में हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, वैसा कुछ बड़े बड़े वादे करें, फॉर्म 10 भर के पर्पस लिखना पड़ता पीरियड, वो चीज। तो अड़िया में पहला ये क्या बताओ, अक्यूमुलेट ढंग से नहीं किया होगा तो एक सेंड चेक करो, अपने अक्यूमुलेट किए थे 90 लाख और ढंग से किया, फॉर्म 10 वगैरह बकायदा भर के किया। लेकिन अड़िया की ए के अंदर एक और है, पहले कभी ढंग से किया था लेकिन अभी बर्बाद कर दिया। तो ये देखो, पहले कुछ सेटअप पार्ट था, सेटअप पार्ट मतलब अक्यूमुलेटेड, लेकिन अभी सत्यानाश कर दिया डोनेट करके, इसको भी पड़ेगी चमाट। अड़िया के अंदर 2 ये आते, एक तो इस साल ढंग से अक्यूमुलेट नहीं किया, मतलब फॉर्म 10 वगैरह भरे बिगर, या फिर पहले ढंग से किया होगा लेकिन अभी अक्यूमुलेटेड को यूज ही नहीं किया, मिसयूज कर दिया, अक्यूमुलेटेड इनकम सीजीज टू रिमेन इन्वेस्टेड, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अपने पास देखो पहले के अक्यूमुलेशन को बर्बाद किया वो है, तो ये अड़िया में आएगा। ये देख जरा स्क्रीन पर देख, सब तैयारी करके देखिए क्या लिखा है, अड़िया का एक अमाउंट होगा एक। हाँ, फिर अड़िया में और क्या आता है बताओ,
डी, डीम्ड एप्लीकेशन का पहले वादा किया था कि अभी छोड़ दो, हम लोग बाद में यूज करेंगे, बाद में यूज करेंगे, लेकिन यूज ही नहीं किया, ऐसा कुछ है। डीम्ड एप्लीकेशन है, लेकिन वो तो इस साल का ताजा डीम्ड एप्लीकेशन है ना। पहले की कोई डीम्ड एप्लीकेशन की कस्में तोड़ी हो तो पड़ेगी चमाट अड़िया में। ऐसा कुछ हमने बोला है कि पहले कुछ हमने डीम्ड एप्लीकेशन का फॉर्म 9 ने भरा था, लेकिन इस साल धोखा दे दिया, ऐसा तो है ही नहीं। तो अड़िया का डी नहीं है। फिर अड़िया में आई क्या है? इन्वेस्ट। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि इनकम को इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, ऐसा तो कॉर्पस में बोला हुआ है। कॉर्पस में बोला ना, इट शुड बी इन्वेस्टेड, लेकिन अनइन्वेस्टेड रखा तो पड़ेगी चमाट। और ऐसा किया हमने। अपने क्वेश्चन में अपने को कॉर्पस मिला था 55 लैक्स का, और उसमें ढंग से इन्वेस्ट खाली 15 ही हुआ था, बाकी तो कॉर्पस मस्ती हुई। और कॉर्पस मस्ती मतलब वो इन्वेस्टेड अड़िया का आई लग जाएगा, आई आई वो 40 था। तो इधर देखो, मैंने इधर लिखा है कि कॉर्पस में भी अड़िया बना, लेकिन कॉर्पस कितना अड़िया बना? टू द एक्सटेंड ऑफ 40 लाख। 15 लाख इज इन्वेस्टेड, अड़िया का आई इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड। फिर अड़िया में ये क्या होता है? एटीएस के लिए अगर यूज किया हो तो, और इधर हमने एटीएस के लिए यूज किया, देखो ये तो ट्रस्टी के बेटे के लिए इनकम यूज किया था ना, तो ये फिर एक अड़िया वाला पॉइंट आ गया। तो आओ गिनते स्टार्टिंग से, अड़िया में क्या क्या, गिन ना जल्दी गिन। इसमें 40 लाख था, गिन अमाउंट, या 40 है, 40 40 याद कर, 40। और अड़िया 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 अड़िया, ये है अड़िया, 40 + 7 47 हो गया। फिर ये 6, 47 और 6 कितना? 53 लैक्स। तो 53 लैक्स आउट ऑफ माई टोटल इनकम इज अड़िया इनकम, 30% टैक्स। अनोनिमस कितना है? एक्सेस अनोनिमस 14.75 लैक्स, इस पे भी 30%, बैलेंस पे स्लैब रेट। ये पूछा नहीं हमने, एक्स्ट्रा में ही किया है। क्वेश्चन खाली टोटल इनकम कैलकुलेशन पे था, एक्स्ट्रा डिस्कशन किया है मैंने। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, विच इज द मास्टर प्रॉब्लम। और अभी जो एग्जाम हुई थी ना Jan 26 की, उसमें यही क्वेश्चन आ गया था, लेकिन पूरा नहीं, इसका एक अंश आया था। सेवा निकेतन नाम से आया था क्वेश्चन। अपने बुक में मास्टर प्रॉब्लम की तरह पढ़ा है, लेकिन एग्जाम में मास्टर फॉर्म में नहीं पूछा था। इसमें से कुछ थोड़े बहुत पॉइंट देके छोटा सम बनाया था। मैं तो सम कैसे बनाया कि एक सम में सारे पॉइंट डाल दूं, ताकि एक सम से पूरा चैरिटेबल ट्रस्ट अपना पक्का हो जाए। फिर इसके बाद है ना, तो ये तुम्हारा जो कंसेप्ट बाद में बताओ सेशन के, वो मतलब इट इज नॉट करेक्ट है, बता दूंगा 2 मिनट। ओके चलो सुन लो, चलो उसका जो डाउट है सुन लो। ये जो 7 लाख है ना, जो हमने ट्रस्टी के लिए यूज किया था, उसका डाउट क्या है? ये 7 लाख को हमने इधर लास्ट में ऐड नहीं किया। सी, ये 7 लाख का मतलब क्या है बताओ? 7 लाख एक इनकम है जो हमने ट्रस्टी के बेटे के लिए यूज की, इनकम है ना वो। 7 लाख क्या है? इनकम यूज फॉर ट्रस्टी का बेटा। तो इनकम तो अपने टोटल इनकम में है ही। ये 7 लाख कहां से आया होगा? आसमान से आया होगा, ये ट्रस्ट के पास यहां से आया होगा। ट्रस्ट की इनकम में क्या है बताओ? ट्रस्ट को एजुकेशन गिरी करके 3.1 करोड़ मिल रहा है, हॉस्पिटल गिरी करके 3.4 करोड़ मिल रहा है। यही तो ट्रस्ट की कमाई का साधन है। इसमें से थोड़ा, मतलब सोचिए इनकम है, इसमें थोड़ा ट्रस्टी के बेटे के लिए यूज किया, लेकिन माइनस नहीं करने दिया, तो इनकम में तो पड़ा ही है ना। फील करे, मेरी ये इनकम है, सब इतनी सारी इनकम है, देखो करोड़ों की इनकम है, उसमें से कुछ अमाउंट मैंने ट्रस्टी के लिए यूज किया, तो उसको लेस नहीं करूंगा, तो मतलब इनकम में तो पड़ा ही है ना वो। तो उसको अलग से जोड़ने का नहीं। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने एक सॉल्यूशन में अलग से जोड़ा है, विच इज टेक्निकली रॉन्ग। क्योंकि सी, आज इधर क्या लिखा है? 7 लाख की एक ऐसी इनकम थी
जो हमने ट्रस्टी के बेटे के लिए यूज की, लेकिन इनकम ही थी ना, और हमने शुरुआत में सारी इनकम इकट्ठी जमा की है। उन इनकमों में से एक इनकम ट्रस्टी के बेटे के लिए यूज हुई, तो उसको लेस नहीं किया। लेस नहीं किया क्यों? लेस तो पब्लिक वाला यूज करते हैं, ये तो लेस नहीं किया, मतलब इनकम में तो बैठा बैठा आ ही गया ना लास्ट तक। तो लास्ट में ऑलरेडी है, उसको अलग से मत दिखाओ, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में इनकम लिखी तो सब इनकम लिख ली है, लेकिन जो ट्रस्टी के लिए यूज किया उसको लेस नहीं किया, तो लेस नहीं किया मतलब इनकम में तो पड़ा ही है ना। हाँ, तो माइनस नहीं करने मिला, और लास्ट में आंसर के अंदर पड़े पड़े आया उस पर 30% टैक्स। वही, क्योंकि ये कोई अलग इनकम तो नहीं है ना कि ट्रस्टी के बेटे के लिए यूज भी किया होगा, ऐसा थोड़ी है कोई अलग ही इनकम है, ये तो अपने रूटीन इनकमों में से ही है। और ट्रस्ट की सारी इनकम का खजाना तो इधर ही पड़ा है। पॉइंट 1 और 2 इनकमों से तो भरा था, इन्हीं इनकमों से थोड़ा ट्रस्टी के लिए यूज किया है, तो लेस मत करो। तो लेस मत करो, लेकिन हमने तो इनकम तो सब ली है ना, तो पड़ी है इनकम, उसको अलग से क्यों ऐड करना है? हाँ, ऐसा होता ना, एक नई नई इनकम कमाई है वो ट्रस्टी पे डाल दी, तो अलग ही फ्रेश इनकम है, तो अलग से ऐड करके दिखाओ ना। लेकिन ये इनकम जो यूज हुई है तो इन्हीं इनकमों में से यूज हुई है, और उन्हें तो हमने पहले डाला ही है, और लेस नहीं किया, मतलब डला हुआ पड़ा ही है वो। तो ये क्वेश्चन 1 था। अब है ना, ये मास्टर प्रॉब्लम जब मैंने बनाया था ना, तो मुझसे क्या इसमें एक पॉइंट रह गया था कैपिटल गेन का, उसके लिए मैंने एक अलग क्वेश्चन बना दिया है। इसके अंदर क्या, मैंने ट्रस्ट के कंप्यूटेशन के सारे पॉइंट डाल दिए, एक्सेप्ट कैपिटल गेन का एक अच्छा पॉइंट है, और एक अच्छा पॉइंट है जो इसमें मिस हो गया था, उसके लिए छोटू सम करा रहा हूं, एक छोटू सा सम है, ये देखो। वो तो हर इनकम को मिलता है ना, वो अलग चीज है ना, वो अलग है ना। एवरी इनकम इज 15% एग्जाम ना। सी हियर, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन 3 छोटा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन की पैदाइश के पीछे राज क्या मालूम है? मेरे मास्टर प्रॉब्लम में कुछ पॉइंट मिस हो गए थे, उसको कवर करने के लिए ये आत्मा को शांति देने के लिए सब बना है। वो मास्टर प्रॉब्लम की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। ये देखो क्वेश्चन 3 है, इसमें खास ये दोनों पॉइंट मेन है, बाकी सब नॉर्मल लगे। अब पढ़ो क्या लिखा है। रिलायंस फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A बी रन्स हॉस्पिटल। इन लोग की स्टार्टिंग में टोटल रिसीट्स दी है, इसको इनकम ऊपर, अपना खाचा 3 है, ऊपर बीच वाला और नीचे, तो इसको ऊपर डालना है इनकम में। फिर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब डोनेशन, अब डोनेशन खुद नहीं बोला है तो नॉर्मल डोनेशन है, ऊपर डाल देंगे पूरा। ये वाला ट्राई करो। एक काम करो, ये दो को छोड़ के डायरेक्ट लास्ट पे आ जाओ ना, लास्ट पॉइंट पढ़ो ना। अरे सिंपल चीज पहले सल्टा देता हूँ यार। 7 करोड़ वॉज अप्लाइड फॉर ऑब्जेक्ट्स, तो ये अप्लाइड में लेस हो जाएगा, तो सी इसको ऊपर डालना है, इसको ऊपर डालना है, ये अप्लाइड में लेस हो जाएगा। ये सब सिंपल चीजें थी। थर्ड और फोर्थ पॉइंट मेन है। पॉइंट 3 क्या लिखा है, पढ़ो। A land belonging to the trust which was purchased in 20 to 23 for 80 lakhs was sold for 95 lakhs. Out of the sale proceed of this land, another land was purchased. उससे पहले तो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन तो नॉर्मल ही होगा। कैपिटल गेन कैसे निकालते? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और अभी तो इंडेक्स का झमेला भी खत्म हो गया अपने एग्जाम के लिए, तो है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 95, कॉस्ट कितना है? 80, तो अपना कैपिटल गेन्स 15 लाख है, तो इसको इनकम की लिस्ट में ऊपर डाल देंगे। ऊपर जब इनकमों की लिस्ट बनती है ना, उसमें कैपिटल गेन्स 15 लाख डाल देंगे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी बेच के दूसरे प्रॉपर्टी में पैसा डाला ना, तो नई प्रॉपर्टी में अप्लाइड वाली फीलिंग आ रही है। और इधर वही हुआ है ना, देखो, एक लैंड बेच के अनदर लैंड परचेस किया, तो अनदर लैंड परचेस किया मतलब अप्लाइड हो गया। और पता है जनरली अप्लाइड में ना रेवेन्यू कैपिटल सब आता है, तो हमने अनदर लैंड परचेस किया मतलब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
तो भी अप्लाइड में आना चाहिए ना। कितने का लैंड है देखो, एक से ना 92 लैक्स का लैंड लिया है, तो मतलब हमने 92 लैक्स अप्लाई कर दिया, तो अपने को क्या लगे 92 लैक्स लेस करना चाहिए, लेकिन अपने को 92 लेस नहीं करने मिलेगा। बता रहा हूँ, लुक एक बार देख के समझेगा। लुक पहले ये देखो, मैं जो बताऊं वही देखना। इनकम में कैपिटल गेन 15 लाख कैसे है वो तो समझा, वो तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब है ना अप्लाइड में ये देखो कैपिटल गेन को री इन्वेस्ट किया है। हमने नया लैंड लिया था कितने का, 92 का, लेकिन डिडक्शन 92 का नहीं मिला है। इधर एक फॉर्मूला दिया एक्ट में, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट। लॉजिक बताओ, 2 मिनट रुको ना खाली, एक और मैकेनिकली रट्टा मारो। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, तो देखो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या है 92, एंड जो ओल्ड एसेट जो बिक गया उसकी कॉस्ट क्या है 80, तो डिफरेंस ही अप्लाइड में लेने मिलेगा। क्यों, बराबर सी ईयर हमने भले अभी 92 लैक्स का नया लैंड लिया है, लेकिन नए लैंड के लिए नए पैसे यूज किए के पुराने एसेट से आया हुआ है, पुराने एसेट। और पुराना एसेट जब खरीदा था, एक सेकंड कब खरीदा था हमने 22-23, उस वक्त हमने 80 लाख का डिडक्शन लिया था। अरे 20 to 23 के दिनों में जाओ, उन दिनों में हमने लैंड 80 लाख का लिया था, तो ट्रस्ट ने बड़ी शान से अप्लाइड में 80 लाख दिखाया था, तो 80 लाख का डिडक्शन मिल चुका है। अब वही न्यू लैंड में कन्वर्ट हुआ है फॉर 92, तो 92 में से 80 काट के 12 का ही डिडक्शन मिलेगा। आज अगर ऐसा होता ना, एक नए पैसों से एक नया नया लैंड लिया है तो पूरा 92 माइनस करने मिलता, लेकिन नए पैसों से है कि पुराने एसेट से ही री इन्वेस्ट हुआ है, पुराने। और पुराने एसेट मतलब पुरानी इनकम को अप्लाइड में लेस हुआ था। ये जब भी 80 लैक्स का लैंड था, यानी कि 20 to 23, उस वक्त 80 लैक्स का डिडक्शन मिला था। कहाँ मिला था, ऐसे अप्लाइड में। ये देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस किया था ना, कितना 80 लैक्स, दैट वाज सन 2022-23 में। अब वही लैंड ने नए लैंड का रूप लिया है। चलो नया लैंड कोई नए पैसों से आया होता तो अलग बात है, लेकिन जूने लैंड के पैसों से नया लैंड आया, और जूने लैंड की तरफ 80 लाख का डिडक्शन हो चुका है, तो अभी अपने को इंक्रीमेंटल डिडक्शन नहीं मिलेगा, विच इज कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड लैंड, दैट इज 12 लैक्स। तो इधर खाली अपने को 12 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। इन शॉर्ट सी कंक्लूजन क्या है, कभी भी कैपिटल गेन होता है ना, उसको शो करने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो नॉर्मल कैपिटल गेन निकाल के ऊपर डाल दो। लेकिन कैपिटल गेनेले अमाउंट से री इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो री इन्वेस्टमेंट में फुल कॉस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। ओके, फिर एक और पॉइंट, ये पॉइंट भी मास्टर प्रॉब्लम में मैं कवर कर सकता था, लेकिन मिस हो गया, तो उसको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में ले लिया। फिर एनीवेज, ये जो रेगुलर बैच के बच्चे उन लोगों को करवाया था मैंने, खैर प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन है नहीं, लेकिन जो मुझसे रेगुलर बैच में पढ़े, फास्ट ट्रैक वगैरह में पढ़े, उन लोगों को ये सब अलग से करवाया गया था। ओके, और ऐसा पॉइंट एग्जाम में आया हुआ भी था, कि अभी रिसेंट पेपर हुआ था ना, उसमें ऐसा पॉइंट डाला था कि ट्रस्ट ने कोई एसेट बेचा, फिर वो बेचेले एसेट से री इन्वेस्टमेंट किया, तो वेन एवर द इज री इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला रट लो, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट। और ऐसा नहीं कि लैंड बेच के लैंड ही लो, लैंड बेच के कंप्यूटर लिया है, तो कॉस्ट ऑफ न्यू थिंग माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड थिंग, उतने का डिडक्शन मिलेगा। ये वाला ट्राई करो। हम लोग हॉस्पिटल है, भूलना मत हाँ? और हमारे हॉस्पिटल में देखो क्या कारनामे हो रहे हैं, पढ़ो। मिस्टर शौर्य सन ऑफ मिस्टर नीरज, who is founder of the trust, was admitted in the hospital for heart surgery. फाउंडर मतलब ट्रस्ट का ऑथर, उसके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। He was charged a fees of 3 लाख as against 7 lakhs which is charged to general public. मतलब जनरल पब्लिक को हार्ट सर्जरी के लिए कितना चार्ज करते हैं ये लोग,
7 लाख, लेकिन ऑथर का बेटा था उसको 3 लाख ही चार्ज किया। तो एक रूल है, कभी भी एटीएस, एटीएस क्या होता है, ऑथर, ट्रस्टी, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर, उन लोगों को कुछ फोकट में सर्विस मिल गई या सस्ते में मिल गई, तो जितने का भी बेनिफिट मिला है ना वो डीम्ड इनकम की तरह दिखाना पड़ता है। सी मतलब पब्लिक से 7 लाख लेते हो ना, तो तुमने ऑथर के बेटे से 3 लाख क्यों लिया? ठीक है, 3 लाख जो लिया वो तो इनकम में है ही। 4 लाख जो तुमने नहीं लिया ना उसको डीम्ड इनकम की तरह अलग से जोड़ेंगे। सी जो 3 लाख है वो तो इनकम के अंदर होगा ही ना यार। ट्रस्ट के पास कितना रोकड़ी हुआ, 8 करोड़। उसमें वो ऑथर के बेटे ने जो इलाज का, उसने 3 लाख तो दिया है ना यार, तो 3 लाख अपनी रिसिप्ट में होगा ही। कितना हमने उससे नहीं मांगा, 4 लाख, तो वो भी मानो के मांगे हमने, क्योंकि ट्रस्ट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन जनरल पब्लिक एंड एटीएस। अगर जनरल पब्लिक से 7 मिला है तो एटीएस से 3 क्यों मिला? ठीक है, जो 3 मिला है वो तो आ गया इधर, जो 4 नहीं मिला है वो भी हम मानेंगे मिला है, और उसको डीम्ड इनकम की तरह दिखाना पड़ेगा इधर, और ये नीचे दिखाना है। ऊपर आ गया तो इसको 15% एग्जेम्पशन मिलेगा, इट विल बी शोन नीचे। और ये पॉइंट आया नहीं था। सी पिछले सम में क्या था, हमने इनकम एटीएस पे उड़ाई थी, ये इनकम उड़ाई नहीं है, हम एटीएस से कुछ मांगते टाइम कम मांग लिए। फील कर कि पिछले सम में क्या था, एक ट्रस्टी के बेटे पे पैसा उड़ाया था, उड़ाया था तो लेस नहीं करने मिला, उड़ाया था। इधर हमने एटीएस पे पैसा उड़ाया है तो उससे चार्ज किया है, लेकिन चार्ज करते टाइम जो कम चार्ज किया ना वो भी मानो के चार्ज कर लिया, डीम्ड इनकम। तो डोंट थिंक ये सब पॉइंट तो आया था ना, पिछले पॉइंट में हमने उड़ाया था वो था, तो जब एटीएस पे पैसा उड़ाते हो तो लेस मत करो, ओके। लेकिन इधर अपने पैसे जा रहा है कि आ रहा है, उससे आ रहा है लेकिन कम आया है ना, तो जितना भी नहीं है वो भी डीम्ड इनकम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 था। फिर क्वेश्चन 3 था, फिर इसके बाद है ना एक और क्वेश्चन लिया है मैंने ट्रस्ट में, क्वेश्चन 2, वो एग्जिट टैक्स के ऊपर है, ओके। एग्जिट टैक्स की थियरी रिकैप करते हैं। एग्जिट टैक्स में कैलकुलेशन कैसे होता है, पहले बताओ ट्रस्ट को एग्जिट टैक्स कितना भरना पड़ता है, 34.94%। लेकिन वो कब लगता है, जब ट्रस्ट कन्वर्ट हो जाती है चैरिटेबल टू नॉन चैरिटेबल। और कन्वर्ट हुई कब मानते हैं, या तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, या फिर ट्रस्ट ने अपने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर दिया, पूछे बगैर, पूछा भी होगा तो उनको रिजेक्ट किया था, या फिर रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना रह गया, फिर मर्जर, डिसोल्यूशन, ये सब केस में एग्जिट टैक्स लगता है। इसका वीडियो डाला हुआ है मैंने। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ट्रस्ट की बैलेंस शीट देंगे ऑन सीएमडी डेट। व्हाट इज सीएमडी? कन्वर्जन डेट, मर्जर डेट, डिसोल्यूशन डेट। उस दिन की बैलेंस शीट देंगे, और एसेट साइड में ना टू बायो वाली चीजों को जोड़ो, माइनस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या नहीं लेना है, कॉर्पस, रिजर्व्स, प्रोविजन फॉर अनएसेट एंड लाइबिलिटी, एक्सेस प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको छोड़ के सब लाइबिलिटी लेस होगी, ओके। पढ़ा नहीं रहा हूं, सब पढ़ा हुआ, खाली याद दिला रहा हूं। और सू बायो में क्या था, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, इसका एवरेज और स्टॉक एक्सचेंज प्राइस लेना होता है। यू फॉर अनकोटेड इक्विटी शेयर्स, तो वो अगर ट्रस्ट ने कोई अनकोटेड इक्विटी शेयर में डाला है, मतलब जरूर कोई प्राइवेट कंपनी होगी, तो वो प्राइवेट कंपनी की बैलेंस शीट उठाओ, उसका वैल्यूएशन करो, और उसमें वैल्यूएशन में अपना जो परसेंटेज होल्डिंग है वो इधर आएगा। क्योंकि अगर मैं कोई प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्ड कर रहा हूं तो आई एम नॉट द ओनली शेयर होल्डर ना, मेरा एक स्टेक होगा, तो मेरा कितना स्टेक है वो इधर लेना पड़ेगा। लेकिन वो प्राइवेट कंपनी की बैलेंस शीट से पहले वैल्यूएशन करते हैं, और उसका कीवर्ड क्या था, सू जियो, ओके। इधर सू बायो, उधर सू जियो। फिर सू बायो में बी क्या है, बिजनेस अंडरटेकिंग। सी ट्रस्ट अगर बिजनेस करती है तो उसका बुक से सेपरेट होता है, तो उसका बैलेंस शीट भी सेपरेट होगा, उसकी सेपरेट बैलेंस शीट देंगे सब में। उधर भी सू जियो स्टाइल में वैल्यूएशन करना है। फिर
आई क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें एफएमवी एचडीवी विचर इज हायर करके लेना है, ऑल अदर एसेट्स एट एफएमवी। लेकिन वो राइट साइड वाली बैलेंस शीट में ना अदर एसेट बुक वैल्यू पे गौर किया जाए, हाँ? इधर अदर एसेट्स एफएमवी पे। फिर टू बायो में क्या क्या नहीं लेना है, अगर कोई ऐसा एसेट है जो एग्रीकल्चर इनकम से जनरेट किया हुआ था तो एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है, और एग्जेम्प्ट इनकम से खड़ा किया हुआ एसेट उस पर एग्जिट टैक्स नहीं लगता है। तो एग्रीकल्चर इनकम तो सारे भारतवासियों के लिए एग्जेम्प्ट है, उसमें ट्रस्ट को एग्जिट टैक्स नहीं लगेगा। फिर और क्या था, जो एसेट हमने अनरजिस्टर्ड पीरियड में लिए थे, सी ट्रस्ट को एग्जेम्पशन मिलना कब चालू हुआ, जब से उन लोग रजिस्टर्ड हुए, लेकिन रजिस्टर्ड होने के पहले अनरजिस्टर्ड थे। अनरजिस्टर्ड दिनों में जो एसेट लिया है ना वो भी एग्जिट टैक्स से माफ है। फिर अगर ट्रस्ट का डिसोल्यूशन हुआ है और डिसोल्यूशन हुआ उस महीने के एंड से विद इन 12 महीना दूसरी संस्था को एसेट्स बांट दिया तो उस पर भी एग्जिट टैक्स नहीं आएगा। तो ये थोड़ा रिकैप हो गया। अब बताओ ये सब में, इस सब में ना सबसे पहले इधर देखो, एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था। मैं पहले ही बता दो, इस सब में करना कि अपने को एग्जिट टैक्स कैलकुलेट करना है, ओके? और मैं जो बताऊं देखते हो, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था, टेल मी कैंसिलेशन में एग्जिट टैक्स लगता है क्या? लगता ही नहीं। देखो सीएमडी में सी क्या था, नहीं, सी फॉर कन्वर्जन। कन्वर्जन के अंदर कैंसलेशन, मॉडिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं किया, ये सब आते। तो कैंसलेशन इज वन ऑफ द पॉइंट इन कन्वर्जन विच लीड्स टू एग्जिट टैक्स, ओके? फिर एक और पढ़ो क्या लिखा है, कि पैराग्राफ पढ़ो ना, फिर बाद में हम चालू करते। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन वॉज मेड ऑन 15 अप्रैल 2015। मतलब ये ट्रस्ट है ना 15 अप्रैल को अप्लाई की थी, 2015 की बात है, और उनको रजिस्ट्रेशन ही मिल गया था। हैप्पीली दे वर एंजॉइंग द रजिस्ट्रेशन। ये 15 की बात है, 2026 में क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। अपील वॉज प्रिफर्ड। तुमको पता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो कैंसिल सीआईटी करता है, और सीआईटी से कोई पीड़ित है ना अपील आईटैट में जाती है। तो ये लोग आईटैट में अपील किए लेकिन हार गए। कैसे मालूम पड़ा, देखो लिखा है, अपील वॉज प्रिफर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच वॉज डिसमिस्ड बाय द अपेलेट अथॉरिटी। डिसमिस मतलब ये लोग अपील हार गए। और हार का जजमेंट कब आया था, 31 मार्च 26 लिखा है ना, ऑर्डर कंफर्मिंग कैंसिलेशन, ये आईटैट ने ऑर्डर पास किया था, इस दिन को मिला था। और पता है ये दिन इंपॉर्टेंट क्या है, कभी भी कैंसिलेशन के लिए हम लोग अपील करते हैं ना, तो जब तक अपील चलती है ना मुझे एग्जिट टैक्स नहीं भरना है। लेकिन फाइनली अपील में हार गया तो हारते ही 14 दिन में एग्जिट टैक्स भरो। और अपनी हार का फैसला कब आया, 31 मार्च। सी कैंसिलेशन तो मेरा 31 जैन को हो गया था, वहां से 14 दिन में एग्जिट टैक्स नहीं भरना है क्योंकि मैं कैंसिलेशन को मंजूरी नहीं कर रहा था। लेकिन 31 मार्च को जब मैं हार गया अपील में, तो हारते ही मुझे 14 दिन में एग्जिट टैक्स भरना पड़ेगा। मैंने बताया था ना एग्जिट टैक्स भरने का टाइम कैसे गिनते, अपील अगर करोगे तो फाइनलिटी डेट से, मतलब जब फाइनल जजमेंट आ गया उसके 14 दिन में एग्जिट टैक्स भरना पड़ता है। और क्वेश्चन ने पूछा है, देखो ये, व्हाट इज द लास्ट डे एग्जिट टैक्स भरना है, तो बताओ व्हाट इज द लास्ट डे, 31 मार्च क्या 14 दिन ऐड करो, 14 अप्रैल तक अपने को एग्जिट टैक्स भरना है। ओके, अब इसका कैलकुलेशन करो। ये ट्रस्ट की बैलेंस शीट दी है, देखो होता बैलेंस शीट अपने को कौन से दिन की देते बताओ, सीएमडी डेट। तो अपने क्वेश्चन में सीएमडी का डेट क्या है बताओ, नहीं कैंसिलेशन कब हुआ था, 31 जैन। सी एग्जिट टैक्स भरना तो डिफर हो जाता है, वो तो डिसॉल्व ट्रस्ट को तो 12 महीने के बाद एग्जिट टैक्स भरना है, लेकिन बैलेंस शीट तो डिसोल्यूशन का दिन का लेने का होता है ना, तो 14 डेज का काउंटिंग एक अलग बेंचमार्क से होता है, लेकिन बैलेंस शीट तो एग्जैक्ट सीएमडी डेट से होता है। और इधर अपना एग्जैक्ट कैंसिलेशन कब हुआ था, 31 जैन। तो बैलेंस शीट देखो 31 जैन की दी है, एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जिट टैक्स में कैंसिल होते क्यों भरूं, मैं लड़ूंगा, लेकिन
जब भरना नक्की हो गया तो बैलेंस शीट कैंसिलेशन डेट की पकड़नी है। अब बताओ, ये वाला रूल फॉलो करो ना अपना, सू बायो सू जियो। लाइबिलिटी साइड में क्या इग्नोर करना है बताओ, जल्दी बताओ। कॉर्पस रिजर्व्स वगैरह उसे इग्नोर करना है। और क्या इग्नोर करना है? एक्सेस प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर अनअसेट लाइबिलिटी। तो ये देखो अपने क्वेश्चन में क्या है, कॉर्पस दिया हुआ है, इसको इग्नोर मार दूंगा। फिर क्रेडिटर्स तो लेते हैं ना, लेस करते। अरे क्रेडिटर्स अपने लेते हैं ना इधर, आउटसाइड लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज। लेकिन कुछ लफड़ा है, ये क्रेडिटर के लिए नीचे कुछ दिया है, दिखाओ नीचे, दिखाऊं दिखाऊं, ये देख, पढ़ो। क्रेडिटर्स इंक्लूड 30 लाख प्रोवाइडेड ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, जिसका कोई बिल भी रिसीव नहीं हुआ है। अरे बिल आया नहीं, ऐसे अंदाज से प्रोविजन ठोक दिया। इसको इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटी। बिकॉज द बिल हैज नॉट कम, तो लायबिलिटी हैज नॉट क्रिस्टलाइज्ड, एस्टिमेटेड बेसिस पे डाला है और ये नहीं लेने का होता है। तो ऐसा कितना अमाउंट है? 30 लाख। तो 30 लाख नहीं लेने का होता है, तो लेने का कितना फिर? 335 में से 30 लाख नहीं लेना है, तो 305 लेना है। लायबिलिटी साइड हो गई। अब एसेट साइड में अपने को सू जियो का ज्ञान दिखाना है। सॉरी, सू बायो, सू बायो, सू बायो, सू बायो तो अपना कीवर्ड। यूट्यूब वालों, अगर तुम लोग डायरेक्ट सम का लेक्चर देख रहे हो तो ध्यान रखना, पहले थियरी का देखना होता है। चैरिटेबल ट्रस्ट के 2 थियरी वाले वीडियो डाले गए, वो देखना चाहिए, बाद में सम वाला वीडियो। फिर एसेट साइड में देखो क्या है, एक लैंड हमने 2012 में खरीदा था। अरे ये उन दिनों की बात है जब हम लोग रजिस्टर्ड भी नहीं थे। अरे हम रजिस्टर कब हुए थे यार? 2015। तो रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जेम्पशन के मजे लेने चालू किए ना, और एग्जेम्पशन के मजे लोगे तो एग्जिट टैक्स में चमाट पड़ती है ना। लेकिन ये तो अनरजिस्टर्ड पीरियड वाला है, तो इसके ऊपर एग्जिट टैक्स नहीं लगेगा। मैंने इधर पढ़ा था देखो, एसेट अक्वायर्ड बिटवीन द डेट व्हेन ट्रस्ट वाज क्रिएटेड एंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब बिफोर रजिस्ट्रेशन एसेट अक्वायर किया तो एग्जिट टैक्स नहीं आएगा। तो ये देखो नहीं आएगा, तो मैंने चौकड़ी मारा है। लेकिन पता है इन लोग ने ना इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेट किया है कुछ, पढ़, इसको पूरा इग्नोर करना है। इन लोग ने एचडीवी वगैरह क्यों दिया है? क्योंकि क्या सू बायो में आई क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी का एफएमवी एचडीवी विचेरिस हायर करते। लेकिन ये कुछ काम का ही नहीं है ना, क्योंकि एसेट को लेना ही नहीं है। तो देखो मैंने उधर क्रॉस ही कर दिया, उधर है ना क्रॉस मार्क। एक और लैंड है जो 2018 में लिया था, हाँ ये रजिस्टर होने के बाद का है, तो ये सू बायो में काउंट होगा, सू बायो का आई। और इमूवेबल प्रॉपर्टी का रूल क्या है? एफएमबी एचडी विचेरिस हायर। तो देखो इसका ये दिया है, पढ़ो, ये 2018 वाला लैंड, एफएमबी 1000 लाख है, एचडीवी 1050 लाख है, तो दोनों में से हायर कौन? 1050 लाख। तो ये देखो पहले तो देखो मैंने टिक मारा, मतलब लेना है, और लेना भी कितना है? 1050। जो अमाउंट लेना है ना, मैं राइट साइड में लिख के रखा है। फिर 2000 कोटेड इक्विटी शेयर्स, ये सू बायो में एस, सू बायो का एस क्या? शेयर्स। और इसका एवरेज जो स्टॉक मार्केट प्राइस देते हैं, एक्स लिमिटेड है ना, ये देखो एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, देख एक्स लिमिटेड, इसका हाईएस्ट स्टॉक मार्केट प्राइस और लोएस्ट स्टॉक मार्केट प्राइस, या इसको एवरेज करना है, करो ना एवरेज। 1099 प्लस 1051, इसको ऐड करके डिवाइड बाय 2, ये पर शेयर वैल्यू है भाई। इनटू नंबर ऑफ शेयर्स करो, इसका एवरेज आ रहा है कुछ 1075 ना, इनटू शेयर्स कितने अपने पास? 2000 शेयर्स है, तो 1075 इंटू 2000 शेयर्स, अमाउंट बोल जल्दी। तो इसको लेना है, और कितना लेना है? 21,50,000 कैलकुलेट किया मैंने, एवरेज और स्टॉक मार्केट प्राइस। फिर अनकोटेड इक्विटी शेयर्स, ये अपने सू बायो का यू है, यू। इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास जिस प्राइवेट कंपनी के शेयर्स है वो प्राइवेट कंपनी की बैलेंस शीट मंगवाओ,
इधर अपने पास कौन सी प्राइवेट कंपनी के शेयर है? जेड। तो जेड की बैलेंस शीट मंगवाओ और उसमें सू बायो करो, सॉरी सू जियो। ये देखो जेड की बैलेंस शीट दी है क्वेश्चन में, छोटी सी बैलेंस शीट है, और इसमें क्या करना, सू जियो माइनस लाइबिलिटीज। तो ये तो लाइबिलिटीज है, इक्विटी शेयर, जान दो इसको, ये लेस भी नहीं होता है। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स दिया अदर देन बुलियन। अरे बुलियन ज्वेलरी तो सू जियो का जे 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 जे, और उसमें एफएमवी लेना है, वो ये रहा, और बाकी सबका बुक वैल्यू लेना है। मेरे को कैसे मालूम बुक वैल्यू? मैं रिवाइज कर दो, देखो ना, ये बुक वैल्यू और ज्वेलरी का एफएमवी ले लिया, खत्म। तो ये ज्वेलरी की एफएमवी ले ली और बाकी सबकी बुक वैल्यू ले ली, टोटल मार 90 लाख, और लाइबिलिटी कितना है 35 लैक्स का। तो 90 माइनस 35, 55 लैक्स, ये पूरी कंपनी की औकात है। हम लोग उस कंपनी में खाली 15,000 रखते हैं, तो टोटल शेयर्स कितने उस कंपनी में? 1 लाख में से अपना तो 15% ही है, तो 15% स्टेक हो गया। तो अपना वैल्यू क्या आया था? 60 प्लस 30, 90 माइनस 35 किया था तो 55 आया था। उसमें अपना स्टेक है 15%, तो कितना आ गया 15%? 8.25। तो देखो मैंने 8.25 लिखा है, 8.25 लेना है इसका, 8.25 बराबर है। फिर बैलेंस इन एफडी विद बैंक, इसका तो लेना है और सेम अमाउंट, इसका तो वैल्यूएशन वही रहेगा ना, कैश इन हैंड भी वही लेना है। टीडीएस एडवांस टैक्स मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को एसेट ही मत गिनो, ये टीडीएस खुद इनकम टैक्स है, और हम लोग एग्जिट टैक्स में इनकम टैक्स से तो निकाल रहे, टैक्स पे थोड़ी टैक्स आता है। माना कि मैंने इधर सू जियो में बताया नहीं था, लेकिन एसेट साइड में याद रखना, टीडीएस हो गया, एडवांस टैक्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट्स, वो सब काउंट नहीं होता है, उसको काउंट नहीं करना। देखो चौकड़ी मारा है। तो बताओ लेना क्या? आंसर रेडी पड़ा है? अरे जो जो मैंने टिक किया करना टोटल, इसका टोटल मार जल्दी। ये सुबायो का टोटलिंग हो रहा है, सुबायो, और माइनस लाइबिलिटी कितनी लेनी है? 305। आंसर कैलकुलेटर पे रेडी है। कितना? ये माइनस ये कितना आया? कितना? 986.75। इसका 34.94। एक से 986.75 है ना, जल्दी देख, 986.75 देख, आंसर आ गया। और इस पे 34.94% भरना है, तो एग्जिट टैक्स का सम खत्म हो गया। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन फिर समाप्त। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अलग हुलिये का सम है। सी मैंने देखा इतने सालों में इंस्टीट्यूट वाले क्या करते, 3 तरह के सम ट्रस्ट में पूछते, या तो एग्जिट टैक्स का सम आएगा, या फिर कंप्यूटेशन जिसमें कुछ इनकम है ऊपर आती, फिर लेस लेस से कुछ इनकम है नीचे आती है। तो वैसे सम तो कर लिए। आजकल ऐसा भी फैशन है, ये देखो, इंडिपेंडेंट केस सिचुएशन जैसा क्वेश्चन, मतलब ट्रस्ट को लेके क्या 4-5 पॉइंट दे देंगे, हर पॉइंट में इंडिपेंडेंट प्रोविजन का नॉलेज टेस्ट करेंगे, मतलब कुछ कंप्यूटेशन नहीं करना है, थियरी फॉर्म में आंसर कन्वे करना है। तो वो एक अलग वेराइटी है ना, वो हिसाब से करो, कवर करो, कुछ टफ नहीं है, लेकिन ये भी आजकल एक वेराइटी हो गई है। लेकिन इसमें मैंने जो पॉइंट चुने ना, देखो ये नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और 5, 5 प्यारे पॉइंट लिए, वो भी चुन के लिए। ओके, जिसमें कवरिंग रिसेंट जैन 26 का पॉइंट्स भी कवर हो गया, रिसेंट आरटीपी था, आरटीपी उसका। तो ये ईच क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। पढ़ो क्या लिखा, एग्जामिन एंड डिस्कस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, पढ़ो क्या लिखा है। सी मैंने जो पॉइंट चुने हैं ना, उसमें कोई कोई जगह तुमको अच्छी डिस्कवरी जैसा फील होगा, ऐसे लल्लू पिल्लू पॉइंट नहीं लिए मैंने, करो ट्राई। और हाँ, जो लोग मुझसे पढ़े, प्रैक्टिस वैल्यू मेरी जो यूज करे ना, उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसका क्रिएशन अभी रिसेंट अपडेट्स में से हुआ है ना, जैसे आरटीपी जैन 26 का मैंने यूज किया है, थोड़ा एक आध पास्ट पेपर यूज किया है, तो मेरे प्रैक्टिस पैनल में क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
नहीं, इधर को सस्ता बना है नहीं, ये लुक यार, ये देखो, इधर देखो, KRA फाउंडेशन इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट registered under 12AB engaged in the activity of providing old age homes to senior citizen. मतलब वृद्धाश्रम चला, वृद्धाश्रम. Total receipts of the trust is 145 lakhs. Receipt of 145 lakhs includes voluntary contribution received from Mr. Keshav amounting to 1,70,000. मतलब केशव ने कितना डोनेशन दिया है? 1,70,000. और जो आदमी ट्रस्ट को 1 लाख से ज्यादा डोनेशन देगा करंट ईयर में, या फिर इतने सालों में कुल मिला के 10 लाख से ज्यादा दे दिया, ही बिकम्स अ सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर. तो सी, इसने कितना दिया? 1,70,000 इन 1 ईयर ओनली. तो सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर हो गया ना. और रूल क्या है? ट्रस्ट को अपनी इनकम समाज सेवा पे लगानी चाहिए, नॉट फॉर ATS. ATS का फुल फॉर्म ऑथर, ट्रस्टी एंड सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर. और इधर देखो, यही गड़बड़ की है. देखो यहां से बड़ो गड़बड़ मालूम पड़ेगी. ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26, आउट ऑफ द टोटल रिसीट्स, ट्रस्ट गेव अनसिक्योर्ड लोन ऑफ 5 lakhs टू केशव एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%. शेड्यूल्ड बैंक्स चार्ज इंटरेस्ट ऑफ 11.5% ऑन द सिमिलर काइंड ऑफ लोन. मतलब फील कर, मैं ट्रस्ट हूं, मैंने वो सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर केशव, उसको लोन दिया है, 12% ब्याज मांग रहा हूं. मार्केट में तो खाली 11.5% ही है. अरे मार्केट से ज्यादा ले रहा हूं ब्याज. तो एम आई डूइंग एनी फेवर टू केशव? इट साउंड्स लाइक नो, बट अनसिक्योर्ड लोन. एक्ट में स्पष्ट भाषा में लिखा है कि ट्रस्ट अपनी इनकम लैंड करती है ATS को आइदर विदाउट सिक्योरिटी, और अगर सिक्योरिटी भी लिया है एकदम चीप इंटरेस्ट पे दिया है, गलत है वो. अगर आपने लोन दिया भी है किसको? ATS को, तो गिव विथ फुल सिक्योरिटी एंड फुल इंटरेस्ट चार्ज करो. इधर फुल इंटरेस्ट तो चार्ज किया है. ये फीलिंग आई तुमको फुल इंटरेस्ट की? अरे बैंक वालों का रेट ही 11.5 है, तो ट्रस्ट तो उससे 12% ब्याज ले रही, ज्यादा ही ले रही है ना. तो ज्यादा लेने में पाप थोड़ी है. पाप क्या हो गया इन लोग से? विदाउट सिक्योरिटी लोन दिया है. और ये पता है एक्ट में ना, एक सेक्शन 13 के अंदर डीपली जाके पढ़ोगे ना, कोने में ऐसा लिखा है, लेंडिंग द इनकम ऑफ द ट्रस्ट टू ATS. ये जो मैं ATS बोलता हूँ ना, लॉ में ATS थोड़ी लिखा है, तो मेरा कीवर्ड है. लॉ में क्या लिखा है? स्पेसिफाइड पर्संस. स्पेसिफाइड पर्संस लिखा है. वो मैं बोलता हूँ ATS बोला ऑथर, ट्रस्टी, सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर. तो लॉ में लिखा है, इफ द इनकम ऑफ द ट्रस्ट इज लेंट टू ATS to a specified person either without any security, or even if there is a security, it is given at a lower rate of interest, then it is called income used for the benefit of ATS, जो गलत है. और गलत है तो क्या? और ये गलती के लिए सजा क्या मालूम है? ऐसी इनकम पे 30% टैक्स लगता है. अड़िया 115 BBI में क्या था? 115 BBI में अड़िया मेरा कीवर्ड था ना, उसमें लास्ट एक क्या था? ऑथर, ट्रस्टी, सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर के लिए इनकम इस्तेमाल किया, 30% टैक्स तो लगेगा ही, इसमें पेनल्टी भी लगता है. तुमको मैं याद दिलाऊं, ये देखो, 30% टैक्स तो लगता ही है, और पेनल्टी भी लगता है अंडर सेक्शन 271AA. ये सब लिखना वाले, ये पूरा थियरी क्वेश्चन है. इस सिचुएशन में अपनी विशेष टिप्पणियां दो. तो अपनी टिप्पणियां क्या देंगे कि यहां हमने केशव को बिना सिक्योरिटी लोन दे दिया, तो सच थिंग इज प्रोहिबिटेड, एंड इन सच केस इनकम विल बी सब्जेक्ट टू 30% टैक्स, प्लस since it is for the first time it is happening, 100% penalty will be levied of the income which is used for the benefit of ATS. तो ये अपने को लिखना पड़ेगा. ये क्वेश्चन 1 था. बराबर. यस यस.
नहीं नहीं, ये अमाउंट तो खाली दिखाने के लिए था कि वो सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर है, एटीएस में ए है वो। बाकी उसको ये तो खाली लोन उसको कितना दिया है, 5 lakhs। तो 5 lakhs के ऊपर बैंड बजेगी, 5 lakhs जितना उनको पेनल्टी देना पड़ेगा, 271 AAE। इधर लॉ में लिखा दिस विल बी डीम्ड एज इनकम यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ एटीएस। एटीएस को फेवर कर दिया आपने, ओके। का सॉल्यूशन इधर है, ये पूरा पैराग्राफ फॉर्म में है। इसका तो पीडीएफ तुम लोग देखोगे, रीड कर लेना, वही सब लिखा है। 115B मेन चीज देख लो ना, 115BB आ जाएगा, 271 आ जाएगा। ये पास पेपर में ही पूछा हुआ है, हाँ? फिर और वो प्रोविजन लिखना पड़ेगा, इफ द लोन इज गिवन, लुक हियर, इधर लिखा है देखो। नहीं, वो सिक्योरिटी का किधर था, हाँ, विदाउट आइदर एडिक्वेट सिक्योरिटी और एडिक्वेट इंटरेस्ट और बोथ, तो ये पाप माना जाता है, ओके। कि मैंने पॉइंट ऐसे उठाया ना, सी इस तरह के एग्जाम में तो कई बार क्वेश्चन आए, लेकिन कितने क्वेश्चन को देख के समझ जाता है इजीली, लेकिन ये सब चीजें ना एक और स्टूडेंट समझ नहीं पाएगा। तो जिधर बच्चा अटकेगा वही मैंने चुन चुन के इधर लिया है, ओके। फिर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन भी है ना, मतलब बच्चा एक बार में अटेम्प्ट ना कर पाए, अटक सकता है। खैर मैंने ये जो क्वेश्चन में पॉइंट आने वाला है, मेरे रेगुलर वीडियोस में बच्चे लोग को बताया हुआ है। पढ़ो क्या लिखा है। मेडिकेयर फाउंडेशन, a trust registered under 12AB, runs hospital. During financial year 23-24, it received a contribution of 95 lakhs with a specific direction that it shall form part of the corpus of the trust. The trust invested such amount in the shares of Messrs Healthy Care Limited Public Sector Company. On March 31, 26, due to disinvestment by government, Healthy Care ceases to be a public sector company now. तो ये इन लोग क्या टेस्ट करें मान लो, ये देखो, लुक यार, इधर गया अपना, हाँ, ट्रस्ट को अपनी इनकम है ना 11/5 में इन्वेस्ट करनी पड़ती है। उसका कीवर्ड क्या है, जीपीडी बायो। अब जीपीडी बायो में पी क्या था, पब्लिक सेक्टर कंपनी का शेयर्स या डिपॉजिट, ओके। बट कई बार क्या होता है, पब्लिक सेक्टर कंपनी सीजीज टू बिकम पब्लिक सेक्टर कंपनी। सी पब्लिक सेक्टर कंपनी कब बोलते हैं, जब गवर्नमेंट का स्टेक मोर देन 50% होता है। जब तक गवर्नमेंट का स्टेक मोर देन 50% रहता है तो पब्लिक सेक्टर पना बरकरार रहता है। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच देती है तो पब्लिक सेक्टर पना खत्म हो जाता है। तो इधर ऐसा ही हुआ था, ये देखो, ये जो कंपनी है ना हेल्दी केयर, जो थी तो पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो उस चक्कर में हमने इन्वेस्ट किया था, वो सही था। लेकिन अभी ट्रस्ट बोल रही है अभी हमारा क्या कसूर, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है सीज टू रिमेन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये क्यों हुआ, ड्यू टू डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट का जो मोर देन 50% इन्वेस्टेड था उन्होंने डिसइन्वेस्ट कर दिया। अब वो पब्लिक सेक्टर कंपनी पब्लिक सेक्टर नहीं है, तो ऐसे में ट्रस्ट कसूरवार नहीं है। ट्रस्ट को क्या बोला है, पब्लिक सेक्टर से जब वो सीजिस टू रिमेन पब्लिक सेक्टर 3 साल तक, इवन इफ इट इज अ नॉन पब्लिक सेक्टर कंपनी, योर इन्वेस्टमेंट विल बी वैलिड। जनरली पब्लिक सेक्टर कंपनी में पैसा डाला तो ही वैलिड माना जाता है, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर पना खत्म हो गया ना। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट मुझे नाराज होके भड़केगी नहीं। गवर्नमेंट में कोई बात नहीं, पब्लिक सेक्टर कंपनी अचानक नॉन पब्लिक सेक्टर बन सकती है। तो फॉर 3 years इवन इफ तुमने उन कंपनी के शेयर में डाला हुआ है, उसको इनवैलिड इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, इट विल बी वैलिड बट 3 years। बट 3 years में तुम लोग बंदोबस्त कर दो, वहां से पैसा निकाल के कोई सही जगह डाल दो। और जगह डालने की कौन सी, जीपीडी बायो। तो अभी अपना पैसा यहाँ डला हुआ है, और डला हुआ पैसा डला हुआ रहने दो ना। गवर्नमेंट बोलती 3 साल रहने दो, इवन इफ वो टेक्निकली पब्लिक सेक्टर कंपनी इज नो मोर पब्लिक सेक्टर कंपनी, बट 3 years हम लोग टॉलरेट कर देंगे। दैट मीन्स गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करिए, विद इन 3 years यू मेक श्योर दैट वहां से पैसा निकाल के कहीं और डाल दो जीपीडी बायो में। जीपीडी बायो मेरा कीवर्ड है।
तो टेल मी वो 3 years कहाँ से गिनते हैं? फ्रॉम द डेट व्हेन इट सीजेस टू, तो सी इट हैज सीज टू बिकम अ पब्लिक सेक्टर कंपनी ऑन, तो ठीक है, आने वाले 3 साल मतलब 31 मार्च 29 तक भी अपना पैसा इधर लगा हुआ है ना, इट्स अ वैलिड इन्वेस्टमेंट। कोई अपने को ये नहीं बोलेगा कि आपने 11/5 वाली इन्वेस्टमेंट नहीं की है। कि हमने जब की थी तब तो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, अब वो नहीं भी है ना, तो भी 3 साल तक वो इन्वेस्टमेंट वैलिड माना जाता है। तो ये पॉइंट थोड़ा विचित्र है ना, इसलिए मैंने कवर किया है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये मैंने रेगुलर बैच जो मुझसे पढ़े, फास्ट ट्रैक पढ़े, उन लोग को ये पॉइंट पढ़ाने में आ गया है। ये देखो, फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन our investment will remain valid. अगला क्वेश्चन देखो, यशोदा ग्रीन चैरिटेबल ट्रस्ट हैविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ये पता है मेरे कीवर्ड में जो रेम्पियो है ना, रेम्पियो, रेम्पियो का वो है, ये देखो मेरा कीवर्ड क्या बताता हूँ, इधर गया मेरा, ये देखो चैरिटेबल ट्रस्ट के मीनिंग में मेरा कीवर्ड था रेम्पियो। उसमें ओ को क्या बोलते हैं? एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। तो अपने क्वेश्चन में जो ट्रस्ट है ना, वो रेम्पी ट्रस्ट नहीं है, ओ वाली है। तो देखते हैं क्या बोला है। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक स्कूटर टू वेरियस कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज ऑफ साइबर हब गुरुग्राम फॉर दे डेली कम्यूट। इस आने जाने के लिए स्कूटर प्रोवाइड करते हैं ये लोग विद दिस बिजनेस एक्टिविटी, मतलब धंधा ही बना दिया है स्कूटर देने का। इट जनरेट्स रिसीट्स ऑफ 45 lakhs which is applied for the public utility. The total receipts of Yashoda Green Charitable Trust is 190 lakhs. अरे इन लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो रेम्पी के अलावा जो ओ वाली ट्रस्ट है ना, इन लोग को चैरिटेबल का खिताब कब मिलता है? या तो इन लोग धंधा ना करे, या करे तो भी छोटा धंधा करे, ऐसा धंधा जिसकी रिसीट्स 20% ऑफ टोटल रिसीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इधर इन लोग की रिसीट्स कितनी है? 190 lakhs। इसका 20% कितना होता है? 38 lakhs। और इन लोग ने धंधा करके 45 lakhs का रिसीट जनरेट कर दिया, विच इज मोर देन 20%। तो इन लोग को चैरिटेबल ट्रस्ट का स्टेटस नहीं मिलेगा इन दिस ईयर। अगले साल इन लोग वापस चैरिटेबल ट्रीट हो सकते हैं अगर उन लोग का रिसीट्स 20% थ्रेशोल्ड के अंदर आ गया तो। लेकिन अभी तो अपने को क्या बोलना चाहिए, ये देख के तो भाई हमको आपके हाल ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि आपके हाल जो ऐसे है ना कि धंधे से जो रिसीट्स आ रहा है इट इज मोर देन 20%, विच विल टेक अवे योर कैरेक्टर ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। यू आर नो मोर अ चैरिटेबल ट्रस्ट, तो तुमको एग्जेम्पशन एंजॉय करने नहीं मिलेंगे। यार ये नॉर्मल क्वेश्चन था। यस। और सुनो एक और चीज है, एक्चुअली ये लोग ग्रीन चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब है ना, ये ग्रीन क्या है, इन लोग का ऑब्जेक्ट्स क्या है, इन लोग बताया नहीं, कुछ तो ऑब्जेक्ट है। और पता है ट्रस्ट का ऐसा है ना, बिजनेस इनकम को एग्जाम करवाना है तो इंसिडेंटल होना चाहिए, सेपरेट बुक्स मेंटेन करना चाहिए। बट बिजनेस कर सकते कि नहीं वो एक अलग क्वेश्चन है। इधर क्वेश्चन था बिजनेस किया हुआ सही है कि गलत है। सी, एक बार बिजनेस किया हुआ अलाउड है, फिर सवाल उठता है इंसिडेंटल सेपरेट बुक्स है तो एग्जामेशन मिलेगा, वरना अपने कंप्यूटेशन में लास्ट में चेप दो, है ना, फॉर्मेट में लास्ट में। लेकिन वो क्वेश्चन कब अराइज होता है? जब टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन करनी है। इधर तो टैक्सेबिलिटी छोड़, तेरा चैरिटेबल ट्रस्ट का स्टेटस दाव पे लगा हुआ है, और ऐसा दाव लग गया कि तुझे चैरिटेबल ट्रस्ट का स्टेटस ही नहीं मिलेगा, तो तेरी सब इनकम टैक्सेबल, सब इनकम, बिकॉज वो 20% से ज्यादा हो गया। एनीवेज इस क्वेश्चन को मैं ऐसा नहीं बोलूँ मस्त क्वेश्चन था, पहला दूसरा अच्छा था, ये क्या है थोड़ा अच्छा लगा। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो आई फेल्ट लाइक पुटिंग दिस। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, लाइट होप चैरिटेबल ट्रस्ट, सॉरी लाइट ऑफ होप, having objective of providing clean drinking water started its welfare activities 2019.
प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर टू सम विलेजेस इन उत्तर प्रदेश। इन लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? साफ सुथरा पानी सबको मिलना चाहिए, क्लीन वाटर। फिर अगस्त 24 में देखो क्या हुआ, अ सिमिलर ऑब्जेक्टिव ट्रस्ट नेम्ड वाटर फॉर ऑल। एक्चुअली ये प्रिंटिंग मिस्टेक, अगस्त 25 है, ठीक है, डेट चेंज करने में रह गया। खैर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डेट का रेलेवेंस भी नहीं है, लेकिन सिंस मैं एग्जाम में बच्चों को 25 26 माइंड में रख के पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने डेट चेंज किया, बाकी इसका कोई रेलेवेंस नहीं है इस सब में। तो क्या लिखा है, इन अगस्त 25 सिमिलर ऑब्जेक्टिव ट्रस्ट नेम्ड वाटर फॉर ऑल वॉज फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ पीपल इन झारखंड। झारखंड के कुछ लोगों ने एक और ट्रस्ट बनाई, वाटर फॉर ऑल। फिर क्या सोचा इन लोगों ने, दे ऑल्सो प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू विलेजर्स। बट ये लोग स्मॉल स्केल में काम कर रहे हैं। लाइट ऑफ होप ऑफर्स वाटर फॉर ऑल ट्रस्ट टू मर्ज विद देम सो दैट दे कैन स्केल द बेनिफिट्स एंड शेयर रिसोर्सेस। अरे मतलब एक ट्रस्ट है लाइट ऑफ होप, दूसरी है वाटर फॉर ऑल। ये उत्तर प्रदेश की पब्लिक के लिए, ये झारखंड की पब्लिक के लिए, इन लोग मर्ज होने का सोच रहे हैं, ताकि क्योंकि हम लोग के ऑब्जेक्टिव्स भी सेम है। दोनों के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लीन वाटर सप्लाई करना है, तो दोनों के ऑब्जेक्ट सेम है, तो दोनों ने क्या सोचा, अलग अलग क्या काम करते, मिलके ही करते हैं ना। तो दे डिसाइडेड टू मर्ज। हाउएवर दे आर कंसर्न्ड अबाउट एग्जिट टैक्स। अब उनको टेंशन क्या है, मर्जर तो हो जाएगा लेकिन एग्जिट टैक्स का क्या होगा, क्योंकि सुना है ट्रस्ट को मर्जर के टाइम एग्जिट टैक्स लगता है। अरे एग्जिट टैक्स में सीएमडी कीवर्ड था ना, कन्वर्जन मर्जर डिसोल्यूशन, तो मर्जर में तो एग्जिट टैक्स लगता है। लेकिन इधर गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया है कि अगर मर्जर में दोनों ट्रस्ट सेम ऑब्जेक्टिव वाली है, दोनों रजिस्टर्ड भी है, तो वो मर्जर पे एग्जिट टैक्स नहीं आता। और इधर ऐसा ही हुआ है, दोनों ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव सेम है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बोथ आर रजिस्टर्ड, तो दोनों मर्ज होंगे तो गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है, मर्ज हो जाओ, अच्छा ही हो रहा है देश के लिए, तो इसमें एग्जिट टैक्स नहीं आएगा। इसके लिए एक्ट में ना क्लेरिफिकेशन दिया है, और एक क्लेरिफिकेशन देने के लिए भी एक सेक्शन है 12AC। 12AB है ना, ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है 12AB। 12AC में क्लेरिफिकेशन दिया है कि व्हेन टू ट्रस्ट आर मर्जिंग you don't have to worry about exit tax if the merging trust are having same or similar objective and both are registered। तो इधर इन लोगों को क्या बोलना चाहिए, भाई एग्जिट टैक्स से क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप जैसों की मर्जर के लिए एग्जिट टैक्स नहीं है। ओके, मर्जिंग विद नॉन चैरिटेबल लोग, ओके, मर्जिंग विद टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्टिव वाले लोग में तकलीफ भी होती है, लेकिन द सेम और सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाले मर्ज हो रहे तो गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं है, तो इन लोगों को एग्जिट टैक्स नहीं आएगा। ये सेक्शन कोट करके आना। एक्ट में देखो लिखा है, द अदर ट्रस्ट शुड हैव सेम और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। अदर ट्रस्ट शुड बी आइदर अप्रूव्ड अंडर 1023C और 12AB। कोई कोई ट्रस्ट ना पुराने जमाने में 1023C में अप्रूव्ड थी, आजकल 1023C में अप्रूवल नहीं होता है। आजकल तो क्या है, 1023C खाली यही लोग के लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए, HE लोग के लिए। लेकिन पहले क्या दो रिजिम चलते थे ट्रस्ट में, कि कोई कोई लोग 12AB में रजिस्टर होते थे, कोई कोई लोग 1023C। लेकिन जाने दो, उस पर ध्यान मत दो। आज की तारीख में 1023C में खाली एक ही बात बोली है, HE लोग को माफ किया है अगर इन लोग गवर्नमेंट फंडेड है और रिसीट्स नॉट मोर देन 5 करोड़ है, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि एक जमाने में 1023C में भी रजिस्ट्रेशन होते थे, तो सेम ऑब्जेक्ट वाला होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड सच अदर कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया है, खाली बेयर एक्ट में लिखा है और भी कुछ कंडीशन में प्रिस्क्राइब कर सकते। तो अगर ये कंडीशन 12AC की फुलफिल हुई तो एग्जिट टैक्स वुड नॉट अप्लाई। एग्जिट टैक्स का प्रोविजन चैप्टर 12EB में दिया हुआ है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंप्यूट दी स्पेसिफाइड इनकम। स्पेसिफाइड इनकम मतलब अड़िया, जिसको मैं अड़िया अड़िया करके बोलता ना, अड़िया। एग्जाम में अड़िया नहीं आएगा, एग्जाम में क्या बोलेगा, स्पेसिफाइड इनकम कैलकुलेट करो।
तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते, ए प्लस डी प्लस आई प्लस ए। अड़िया वाली इनकम को टोटल मार के जो 30% का टैक्स लगता है ना, उसको स्पेसिफाइड इनकम बोलते हैं। और वही पूछा है, देखो, कंप्यूट स्पेसिफाइड इनकम विच इज लाइबल फॉर 30% अंडर 115 BBI। पढ़ो, पढ़ के समझेगा क्या लिखा है। देवयानी ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड ट्रस्ट अंडर 12AB ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26 the trust has applied 4,50,000 for the benefit of trustee। अड़िया का ए हो गया। अड़िया में लास्ट ए क्या था, ATS के लिए यूज करना। ये देख लो, अड़िया भूल गए तो देख लो, ये आ गया ना, तो ये 115 BBI में काउंट होगा। टोटल मारते हो, ये 450 आ गया। फिर 2,50,000 इज फॉर द बेनिफिट ऑफ सुजन who has donated 3,75,000 to the trust during 25-26, substantial contributor। टेल मी, एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर मतलब कौन, जिसने 1 लाख से ज्यादा डोनेशन दिया इस साल, या फिर इतने सालों में टोटल 10 लाख से ज्यादा दे दिया है। तो इसने तो इस साल में 1 लाख से ज्यादा दे दिया, तो सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर। तो ट्रस्टी के लिए यूज किया, सुजन के लिए यूज किया जो सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर है। फिर amount of 2,50,000 set apart in 23-24 for charitable purpose has been utilized in 25-26 for making donation। अक्यूमुलेट की हुई इनकम को कभी डोनेट मत करना, पाप है। कि गवर्नमेंट अक्यूमुलेशन क्या चक्कर में अलाउ कर रही है, चलो इकट्ठा करेंगे तो फ्यूचर में हॉस्पिटल बनेगी, स्कूल बनेगी, बड़े बड़े काम होंगे, लेकिन इकट्ठा करके डोनेट कर दिया तो ये सत्यानाश है। तो इसके लिए भी एग्जिट टैक्स लगता है। ये अड़िया का पहला वाला ये है, अक्यूमुलेशन मस्ती। बस बाद में क्या दिया, तो क्या क्या तो बताओ फिर आया क्या। ये देखो फॉर्मेट लिखा है मैंने, नहीं नहीं मेरा पूरा फॉर्मेट देखो, ये बहुत काम का है। अड़िया में ये क्या होता है, इनकम अक्यूमुलेटेड नॉट इन अकॉर्डेंस। ये क्या में इस साल ताजा ताजा अक्यूमुलेशन ढंग से नहीं किया, फॉर्म 10 नहीं भरा वगैरह वगैरह, भरा है तो इन्वेस्टेड नहीं रखा है, इस साल अक्यूमुलेट ढंग से नहीं किया, वो भी आता है। इस समय ये पॉइंट नहीं था तो नील। फिर पास्ट में अक्यूमुलेट ढंग से किया था लेकिन अभी मस्ती कर दी। क्या मस्ती कर दी, यूज नहीं किया, मिसयूज कर दिया, लिखा नॉट यूज्ड, मिसयूज या सीजेस टू रिमेन इन्वेस्टेड। ये तो करंट ईयर में अक्यूमुलेट ढंग से नहीं किया। दूसरा क्या था, पास्ट में अक्यूमुलेट ढंग से किया लेकिन अभी मस्ती कर दी। फिर डीम्ड एप्लीकेशन का धोखा दिया, पास्ट में को डीम टू बी अप्लाइड था लेकिन तू यूज ही नहीं कर रहा है, ये धोखाधड़ी। फिर अमाउंट नॉट इन्वेस्टेड, जैसे कॉर्पस को इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट ही नहीं करके रखा। फिर अड़िया का ये क्या था, ATS ऑथर ट्रस्टी वगैरह भी यूज किया। तो इस सब में देखो, एक पास्ट में अक्यूमुलेट किया था वो डोनेट करके सत्यानाश कर दिया, और एक ट्रस्टी के लिए था, और एक सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर, सब जोड़ दिया, तो ये अपना स्पेसिफाइड इनकम आ गया। मतलब इस तरह का क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैंने पता है जान पूछ के फुल फॉर्मेट लिखा है, ताकि इस क्वेश्चन में जो नहीं भी है वो इस क्वेश्चन में नहीं है, क्या पता अपने एग्जाम में आ जाए। तो अपने को ले लेके टोटल इतनी सारी चीजें लेनी होती है। ओके, एक और नील इधर लिखना भूल गया, इधर ना अड़िया का डी वो नहीं था तो नील, ठीक है। लेने लायक तो ये 3 अमाउंट ही थे, तो खत्म। इन शॉर्ट ये जो क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा एक अलग पैटर्न का सम था। आजकल इन लोग क्या है, ट्रस्ट के कुछ 4-5 पॉइंट देते हैं, हर एक को इंडिपेंडेंटली आंसर करो ऐसा। ओके, तो चैरिटेबल ट्रस्ट का अपना खत्म हो गया। ओके।